बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस्ता की उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि नाज़िश का गला जो है वो ख़राब है कल से, और मेरे घर में भी जो है वो गले ख़राब चल रहे हैं। आसपास काफ़ी लोगों का जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बिकॉज़ वेदर चेंज की वजह से तो होता ही है, लेकिन समटाइम्स बाहर से खा लेने की वजह से कभी कुछ हो जाता है, कभी वायरल कुछ चल रहा होता है, उस वजह से ठंडा पानी शुरू हो गया, एग्जैक्टली वो चेंज आता है उसमें गले के कॉर्ड्स में, तो तब जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि नाज़िश जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सुबह की खबर की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले अमेरिका ईरान चूँकि हॉट टॉपिक है उसी के ऊपर बात करेंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, पाकिस्तान का किरदार नहायत ही अहम रहा, ये कहना है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल में कुछ पेशरफ्त हुई है, ताहम मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा किया। अब्बास इराक़ची के मुताबिक माजी में मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह अमेरिका की गलत पॉलिसियाँ और हद से ज़्यादा मुतालबात थे। उन्होंने कहा कि हालिया मुलाकातों में माजी के मामलात का तफसीली जायज़ा लिया गया और आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ाकार और मुमकिना शराइत पर भी बातचीत की गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की है और काफ़ी पेशरफ्त जो है वो उसकी उनको सामने मिली है, और मौजूदा जंगी सूरत हाल और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर भी जो है वो तबादला ख्याल हुआ है, जिसमें जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम ईरान के साथ हैं और जल्द ही अमन जो है वो कायम होना चाहिए। पाकिस्तान के अगर अंदर की हम सूरत हाल देखें तो इस वक्त तक जो सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी है और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुल चुके हैं, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आने वाले दिनों में अभी कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सके। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी यही बार बार कहा जा रहा है कि अब हम फ़ोन कॉल के ज़रिए जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। हम लोग 18 आवर्स की फ़्लाइट लेकर इस्लामाबाद जो है वो जाने को प्रेफर नहीं कर रहे। सो अब देखना ये है कि ये दोनों आपस के मामलात जो हैं इसमें कब जो है वो कमी आएगी, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली हर किसी की इकॉनमी इफ़ेक्ट कर रही है। और पाकिस्तान में भी कल इस तरह की खबरें गूंज रही थी कि अगले आने वाले एक हफ़्ते में इस जुमे तक अगर IMF से कोई डील जो है वो ना मिली और कोई पैकेज ना मिला, कोई रिलीफ ना मिला एक्चुअली, तो फिर उसके बायस 50 रुपये तक जो है वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने का इम्कान है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि उसकी वजह से मजीद महंगाई भी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, महंगाई के बोझ से हम वैसे ही आम आवाम दब रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि में अमन कायम हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। चीन के हवाले से हम लोग जिक्र करते हैं, जहां पर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो लाजवाल है ही, और आपको हमने बताया था कि पाकिस्तान के 2 खलाबाज अब चीन के मदद से खलाई सफ़र पर जो है वो रवाना होंगे। तो चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानियों का इंतखाब जो हुआ है उसमें सफारतकारी के दरमियान पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में खलाई तहकीकी इदारे स्पार्को की जानिब से ये 2 अफराद जो है वो खलाबाज उनको जदीद तरबियत दिए जाने का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, जिसके लिए उन्हें चीन भेजा जा रहा है, जिसके बाद में उनमें से एक खलाबाज को जो है वो तकरीबन कहा जा रहा है अक्टूबर में भेजा जाएगा चीनी खलाबाजों के हमरा खला में। बुध को जो है यानी कि ये एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तानी जो खलाबाज हैं खुरम दाऊद और मोहम्मद ज़िशान वो चीन के लिए रवाना होंगे। स्पार्को का ये दावा है कि इस पेशरफ्त से पाकिस्तान उन महदूद ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएगा जो इंसानी खलाई परवाज़ों के प्रोग्राम में जो है ना वो फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। और स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान पहली मरतबा चाइना के स्पेस स्टेशन से जो है वो ये मदद लेगा और वो जाएगा। अभी लास्ट वीक ही हमने देखा कि इन दोनों खलाबाजों की मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और उन्होंने काफ़ी इनको सराहा और काफ़ी अप्रिशिएट किया कि जिस मिशन के लिए जा रहे हैं अल्लाह इनका मिशन जो है वो कामयाब करे। आमीन। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी के हवाले से। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी ग्लोबल आउटसोर्सिंग जो टैलेंट है उसमें जो है इंडेक्स में आउटसोर्सिंग टैलेंट में इंडेक्स में 16वें नंबर पर जो है वो पाकिस्तान आया है। और वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना काम हो रहा है पाकिस्तान को लेकर और पूरी दुनिया को लेकर, तो उसी की ये पेशरफ्त है कि वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा ख्वाजा फातिमा ने कहा है कि
HRX के 2026 ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 193 ममालिक में से 16वें नंबर पर आया है। तफसीलात के मुताबिक शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर सर फहरिस्त 9% ममालिक में शामिल हो गया है और पाकिस्तान इस वक्त चीन के जो है वो 37वें नंबर, वियतनाम 32वें नंबर, कोलंबिया 31वें नंबर और मगरबी यूरोप के ममालिक जर्मनी 84वें नंबर, फ्रांस 73वें नंबर, स्पेन 49वें नंबर और बरतानिया 29वें नंबर पर जो है वो मौजूद है। जबकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का टैलेंट स्कोर 80 में से 100 है, 80 में से 100 है। इसी पैमाने पर पाकिस्तान आलमी सतह पर 8वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की दर्जाबंदी यूरोपीय यूनियन मुल्क और मशरक़ी वस्ता के ममालिक और इंडेक्स में शामिल जो अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान में जो है ये दर्जाबंदी की गई है। सो विच मीन्स कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री बूम पकड़ रही है जब से SIFC काम कर रही है, IT मिनिस्ट्री काम कर रही है और वैसे भी अब दुनिया को सबसे ज़्यादा नीड है कि हम लोग IT सर्विसेज के ऊपर काम करें, IT सॉल्यूशंस के ऊपर काम करें। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नई नई अपनी कंपनीज जिन्होंने ओपन की है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ये IT का बूम जितना हो पाकिस्तान में आए और जितना इसका फ़रोग दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हों, वो उतनी ही कम है क्योंकि इसको जितना हम लोग फोकस करेंगे उतना ज़्यादा हमें ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही उस दिन भी हमने यही बात की थी कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स ने बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया। सो जब और वो भी उस सिचुएशन में जब यहाँ लाइट की भी कमी है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गैस भी नहीं है, मतलब बहुत सारी, और फिर टैक्स भी उन पर बहुत ज़्यादा लगता है। सो उसके बावजूद उन्होंने इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। सो अगर हम उन्हें सारी सहूलियात प्रोवाइड करें तो कितना आ सकता है। एग्जैक्टली जी। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि दिल जवान हो तो कुछ भी हो सकता है। तो यूनिसाइकिल चलाने वाली एक मुअम्मर तरीन खातून जो है ना, उनसे आपको जो है हम लोग मिलवाते हैं। अमेरिका में ये खातून हैं जो यूनिसाइकिल चलाती हैं और यूनिसाइकिल ग्रैनी के नाम से मशहूर हैं ये, और तकरीबन जो है इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा ही लिया है। कैलिफोर्निया से ये ताल्लुक़ रखने वाली खातून है जिन्होंने ये रिकॉर्ड 69 साल में 189 दिन की उम्र में जो है वो हासिल किया। इनका नाम लिंडा है जो 10 साल की उम्र से ही यूनिसाइकिल चला रही हैं और इन्होंने पहली बार ये रिकॉर्ड जनवरी 2023 में 66 साल 234 दिन की उम्र में हासिल किया था और अब उन्होंने दिसंबर 2025 में ये रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ा और उन्होंने अब जो है वो रिकॉर्ड थर्ड टाइम तोड़कर एक नया जो है वो अपना ही रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। वो आज भी मुख्तलिफ जगहों पर अपनी यूनिसाइकिल जो है वो लेकर जाती हैं और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो लोग यूनिसाइकिल सीखना चाहते हैं उनके लिए मशवरा है कि बहुत कम उम्र से शुरू करें और फिर कभी ना रुकें और इसी तरीके से आपको यूनिसाइकिल चलाना आ सकती है। यूनिसाइकिल क्या होती है, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे। यूनिसाइकिल वैसे तो आप लोग जो नॉर्मल साइकिल बाईसाइकिल होती है, ठीक है, तो उसको कहते भी इसलिए बाईसाइकिल है क्योंकि उसके दो पहिए होते हैं और यूनिसाइकिल में एक पहिया होता है और उसके के साथ पेडल लगा होता है और उस पर बड़ी मुश्किलों से आपका बैलेंस बनता है और इतनी उम्र में आपने इतना बैलेंस रखना है और इतनी देर साइकिल चलानी है, रिमार्केबल, बहुत अच्छी जो है वो चीज़ है। कोई मोल नहीं होता। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अक्सर हम लोग आपसे शेयर करते रहते हैं कि फ़लानी जगह पे एग्जीबिशन हुई या फ़लानी जगह पे कोई चीज़ बनी या पुरानी चीज़ थी जिसको नीलाम किया गया और उन्होंने इतने जो है ना वो करोड़ कमाए। लेकिन अब आपको बताते हैं हम लाहौर में तैयार हुआ एक सुपर कंप्यूटर जिसको कहा जा रहा है 94 करोड़ में नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। 94 करोड़ रुपया और लाहौर में तैयार हुआ एक सुपर कंप्यूटर। अब लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये है क्या? 17वीं सदी का एक शानदार पीतल का जो है वो ये आसान अल्फाज में जिसे फल्कियाती कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है, बरसों से इंडिया के शहर जयपुर के शाही ख़ानदान के निजी मजमूए का हिस्सा था। अब ये सुपर कंप्यूटर लंदन में 24 से 29 अप्रैल तक लंदन की गैलरियों में नुमाइश के लिए और नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा जो है वो सुपर कंप्यूटर है और ये आला जयपुर के महाराजा सुलेमान सिंह दोम के शाही ज़ख़ीरे का हिस्सा था। ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिस्ट्री ऑफ साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी से वाबस्ता डॉक्टर फेडर कहते हैं कि इन आलात का मुआजना आज के स्मार्टफोन से करती हूँ क्योंकि उनसे बेशुमार काम लिए जा सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट कि
एक 17वीं सदी का बना हुआ कंप्यूटर जो आज के फ़ोन का मुकाबला जो है वो कर रहा हो, इसीलिए उसकी कीमत जो है वो 94 करोड़ रुपया जो है वो बताई जा रही है। और ये आला दो भाइयों कायम मोहम्मद और मोहम्मद मुकीम ने एक मुग़ल अमीर आका अफजल के लिए तैयार किया था, और आका अफजल ने जहांगीर और शाहजहां के दौर में खिदमत अंजाम दी थी। उन भाइयों ने मुश्तरका तौर पर सिर्फ ये दो जो है सुपर कंप्यूटर तैयार किए थे। सो जो खबर हमने आपको दी थी कि लाहौर में तैयार हुआ सो बिफोर पार्टीशन जो लाहौर का हिस्सा था वहाँ पर इन दो भाइयों ने ये दो सुपर कंप्यूटर्स तैयार किए थे जिनको शाही ख़ानदानों ने ख़रीदा था, और अब उनको जो है वो नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है उनकी यूनिकनेस और उनकी एंटीकनेस की वजह से। नो डाउट अगर 17वीं सदी में वो बना है और वो आज के मोबाइल को मुकाबला दे सकता है, सो डेफिनेटली वो 94 करोड़ रुपए जो हैं वो बिल्कुल जायज़ रखा। डेफिनेटली आप सोचे तो सही, इतना पुरानी चीज़, मतलब कि प्रॉपर्ली कंप्यूटर जो आए थे, इंसान ये सोचता है कि मतलब उसके तो आसार भी नहीं मिलेंगे। हाँ एग्जैक्टली, प्रॉपर्ली कंप्यूटर तो आए भी 1980s में और फिर 90s में जो है उसका बूम जो है और फिर वो अभी तक उसी हालत में वो फाल काम कर रहा है, और वो हमारे आजकल के जो डिजिटल फ़ोन्स हैं जो हम लाखों में लेते हैं तो उसका मुकाबला कर सकता है। सो ये वाकई में अनोखी चीज़ होगी। तो आपको भी ये फिक्र तो होती होगी कि रोबोट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं रोबोट्स हमारी जो है वो नौकरियों पर कब्जा ना कर लें। लेकिन अगर आप सोचें कि रोबोट्स खेल के मैदानों में उतर जाएं तो वो क्या परफॉर्मेंस देंगे, आइए आपको बताते हैं। टेबल टेनिस में रोबोट की शानदार कारकर्दगी सामने आई और उन्होंने एक वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर को जो हरा दिया। एक एआई से चलने वाले रोबोट ने टेबल टेनिस में माहिर इंसानी खिलाड़ियों को शिकस्त दी है। इस कामयाबी को एक अहम संग मील रोबोटिक्स की दुनिया के लिए कहा जा रहा है, और इस खेल में तेज़ तरीन रद्द अमल चाहिए होता है, रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और वो उन्होंने दिया और मैच में उन्होंने विक्ट्री हासिल की। जो वजारत तजारत है उसके मुताबिक ये सिलसिला जो है वो आगे मज़ीद भी बढ़ना चाहिए। और एक रोबोट ने मैराथन भी खेली थी, उसने हिस्सा लिया था और अपने मालिक को हराते हराते वो उसका फंक्शन जो था वो रीबूट हो गया, अदरवाइज वो अपने मालिक को हरा देता। सो आई थिंक आजकल जो रोबोट्स बन रहे हैं वो इंसानों की जगह ले सकते हैं, बट बात वही आ जाती है कि इंसान जो तख्लीक के लिहाज से जो उसका माइंड काम करता है, जो इंटेलिजेंस का उसका लेवल होता है, वो ज़ाहिर है रोबोट अचीव नहीं कर सकता। एग्जैक्टली लेकिन देखें तो सही वो किस तरीके से तेज़ी से खेल रहा है और तेज़ी से जो है ना वो आगे से फाइट बैक कर रहा है। वंडरफुल जी। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि कई ममालिक को पाकिस्तान के रास्ते से ईरान तक सामान की तरसील की इजाज़त जो पाकिस्तान ने दी है उस पर ईरान बहुत शुक्रिया अदा करे पाकिस्तान का। वफाकी हुकूमत ने इलाकाई तिजारत के फ़रोग़ और सरहद पार जो है वो रवाबित को मजबूत बनाने के लिए ये अहम कदम उठाया, जिसके तहत ये ऑर्डर 2026 जो है वो गुड्स ऑर्डर जारी कर दिया गया है। वजारत तिजारत के मुताबिक इस नए निज़ाम के तहत पाकिस्तान के रास्ते तीसरे ममालिक से ईरान तक सामान की तरसील की इजाज़त जो है वो दी गई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 25 अप्रैल 2026 को जारी किए गए इस SRO के तहत ये फ्रेमवर्क मुतारिफ़ करवाया गया जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2008 में तय पाने वाले बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट मुआहदे के तहत जो है वो किया गया। इसमें ट्रांजिट तजारत के लिए वाज़ेह तरीक़ाकार वज़ा किए गए हैं, जिनमें क्रॉस जो है वो स्ट्रिफिंग शामिल हैं। इसके अलावा कस्टम्स सिक्योरिटी और शिपिंग से मुताल्लिक़ फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं। इनमें गवादर है, गुबिड है, कराची पोर्ट है, कासिम पोर्ट है और माड़ा पसनी, उसके अलावा कराची पोर्ट और खुजदार, दिलबदीन, तफ्तान समेत दीगर जो है वो तोसी रास्ते जो हैं वो शामिल हैं। वो काम के मुताबिक ये रूट्स लॉजिस्टिक निज़ाम को बेहतर बनाने और तजारती बहाव को तेज़ करने में मदद देंगे। नोटिफिकेशन में गवादर बंदरगाह को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रांजिट और तजारती मकसद के लिए शामिल किया गया, जिससे बंदरगाह की स्ट्रेटेजिक अहमियत में मज़ीद इजाफा जो है वो होगा। हुक्मनामे के तहत ट्रांजिट कार्गो के लिए माली गारंटी को लाजमी करार दिया गया, जबकि ताजरों को दरामदी ड्यूटी के मसावी कस्टम सिक्योरिटी फराहम करना होगी, जो पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल है। और पाकिस्तान का जब ट्रेड रूट यूज़ होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फ़ायदा तो होगा ही होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बहुत ही कमाल अदाकारा शगुफ्ता एजाज साहिबा के हवाले से। शगुफ्ता एजाज साहिबा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जितने भी ये हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये जब अपने पॉलिटिकल रिमार्क्स भी शेयर करते हैं और बताते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रही है, तो उसी हवाले से शगुफ्ता एजाज ने जो है वो ये शेयर किया है कि हुक्मरानों को अल्लाह का वास्ता है कराची की सड़कें जो है वो ठीक कर दें, और यकीन माने जो भी कराची जाता है उससे हम और कुछ सुने ना सुने लेकिन बैड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी प्रॉब्लम हम लोग लाजमी सुनते हैं।
और आपको बताएं कि शगुफ्ता एजाज ने कराची से मुतालिक अपनी राय का खोलकर इजहार करते हुए कहा कि शहर को गंद करार जो है वो उन्होंने दिया है, और उन्होंने ये गुफ्तगू एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो शामिल किया है। और उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया है वो कराची को एक जुमले में कैसे बयान करती हैं, तो अदाकारा ने मुख्तसर सा जवाब जो है वो दिया कि मैं कराची को जो है वो गंदा समझती हूँ। उन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि ये उनके दिल की बात है, क्योंकि कराची उनका अपना शहर है और वो यहीं पर रहती हैं, इसीलिए उसकी खामियों की निशानदेही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को अल्लाह का वास्ता है कराची की सड़कें जो है वो बनाएं, शहर की मौजूदा सूरत हाल देखकर गुस्सा आता है। शगुफ्ता एजाज ने कहा कि मुतल्लिका हुक्काम सड़कों की तामीरात पर तवज्जो दें ताकि एमरजेंसी की सूरत में आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश ना आए। वैसे एक मेरे जहन में आ रहा था और हर कोई मुझसे ये सवाल भी कर रहा है कि इस सारी सिचुएशन में जब इतना सब कुछ चल रहा था तो ईरान की गुफ्तगू हो रही है, प्राइम मिनिस्टर इज़ बिजी, फील्ड मार्शल इज़ बिजी, वेयर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी एंड हिज सन बिलावल भुट्टो जरदारी? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे सहाफ़ियों से ये सवाल पूछा है। सो उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी एंड PMLN के माबैन कुछ वैसी ही बाकी चीज़ों को लेकर थोड़ी सी इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से वो एक पेज पे नहीं है। अच्छा। तो बेशक वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आलमी अमन में अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन वो फ्रंट फुट पे क्योंकि उनको इन्वाइट नहीं किया जा रहा है कि वो साथ बैठ के जो है वो मुज़ाकरात का हिस्सा बने, तो इसलिए वो इस पर कोई कॉमेंट भी नहीं करना चाह रहे। तो क्या सिचुएशन है कि प्रॉब्लम्स इन दोनों के आपस में हैं क्या? अब ये तो इस वक्त बताना जो है वो चलें जी। हाँ, इस पे हम पॉलिटिकल डिबेट अगली बार करेंगे जब मेरी आवाज़ ठीक होगी तब। डेफिनेटली जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाक फौज, FWO और PAA की काविशों से पाराचनार एयरपोर्ट जो है वो दोबारा से फाल करवा लिया गया है। आप सभी को पता है पाकिस्तान का एक इलाका पाराचनार जो अक्सर जद में रहता ही है मुख्तलिफ इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से, और वहाँ पर अक्सर ये भी प्रॉब्लम हमें देखने में आती है, सेक्टेरियनिज़म जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कभी कभी ज़ोर पकड़ लेती है। लेकिन तवील अरसे से जो है वो गैर फार खैबर पख्तूनख्वा का ये एयरपोर्ट ज़िला करम में वाक़ है। पाराचनार एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। पाक फौज, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FWO और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी PAA की काविशों से इसको दोबारा जो है वो ऑपरेशनल किया गया है। आपकी TV स्क्रीन पर है। और वैसे भी पाराचनार का इलाका बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर ये एयरपोर्ट स्ट्रिप जो है वो बड़ी अच्छी नज़र आती है। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाका पाराचनार में वाक़ एयरपोर्ट जो काफ़ी अरसे से फाल नहीं था, अब उसको जो है वो फाल करवा लिया गया। पाराचनार एयरपोर्ट की तामीर मुरम्मत इलाके में एयर ट्रांसपोर्ट की बहाली की जानिब से एक अहम पेशरफ्त है। तफसीलात के मुताबिक 26 अप्रैल 2026 को पाराचनार एयरपोर्ट पर पाक आर्मी एविएशन की जानिब से तामीराती अपग्रेडेशन वर्क के मयार और रनवे की फालियत और मजमूई ऑपरेशनल तैयारियों को जांचने के लिए ट्रायल्स किए गए हैं। पाक आर्मी एविएशन ने मजमूई तौर पर 6 कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। ट्रायल्स के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशनल सिनेरियोस में एयरपोर्ट और रनवेज की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। उनके कामयाब ट्रायल्स के बाद पाराचनार एयरपोर्ट की ऑपरेशनल फालियत मज़ीद मुस्तहकम होगी, जिससे इलाकाई राबतों, हंगामी रिस्पॉन्स और माशी सरगर्मियों के फ़रोग में नुमाया बेहतरी मिलेगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान के हर शहर में एयरपोर्ट बनना चाहिए और वहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आनी चाहिए और ये सिस्टम जो है ना वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब बैक इन 2023 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए स्कर्दू एयरपोर्ट जो है वो ओपन किया गया था, और राइट आफ्टर दैट मैं उस वक्त तक स्कर्दू एयरपोर्ट नहीं गया था, लेकिन उसी खबर की वजह से आई हैव प्लान्ड अ विज़िट टू स्कर्दू और बाय एयर में गया। और यकीन माने जब नाजिश आप यहाँ से इस्लामाबाद से फ़्लाई करते हैं, सिर्फ 40 मिनट्स फ़्लाइट, लेकिन उस 40 मिनट्स में जो आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं, और फिर जब आप क्रूज़ कर रहे होते हैं 8000 फीट अबव, ठीक है, व्लॉग्स देखे हैं। ओह यस, फिर उसके बाद जब पायलट आपको अनाउंस करते हैं कि ऑन योर राइट साइड और ऑन योर लेफ्ट साइड देयर इज अ माइटी नांगा पर्वत, ठीक है, फिर वो आप देखते हैं और फिर वो जो एक्सप्लेन किया जाता है नांगा पर्वत के हवाले से, और सारी वो जो टेरेन है ना पूरी वो बहुत अच्छी है। तो एक्सेल जो स्कर्दू को जाके एंजॉय करने का वो है वो एक साइड पे रखते हैं, जो सिर्फ वहाँ ट्रैवल टाइम में आप इंजॉय कर सकते हैं नज़ारे। आई थिंक उसका ही कोई नेमल बदल नहीं है। सो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब स्कर्दू, और स्पेशली पाराचनार का एयरपोर्ट बहुत अरसे से डेड पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि पाराचनार के अंदर एयरपोर्ट है भी, आज मुझे पता चला कि पाराचनार के लोग ना सियालकोट की तरफ वैसे बहुत अमीर हैं, बट द पॉइंट इज के लेकिन पाराचनार के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, जब भी मैंने पाराचनार का नाम सुना है तो वो हमेशा वहाँ से दुख भरी दास्तान ही सुनने को मिली है। क्योंकि वहाँ पे कभी लड़ाई झगड़े के हालात हैं, हाँ
वो हमेशा ही हमने देखा है कि बहुत ख़राब ही रहे हैं। हाँ। इनफैक्ट ऐसी इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं। आई नो अ पर्सन जो कि मेरी छोटी बहन की क्लास फेलो थी और उसने अपना मेडिकल कंप्लीट किया मेरी बहन के साथ ही, और फिर वन फाइन डे शी वाज कमिंग बैक, अपने जॉब पे वापस आ रही थी और उनकी प्राइवेट गाड़ी पे फायरिंग हुई। और वो मतलब मैं आज तक नहीं भूल सकती, वो बेचारी हार्डली होगी कोई 23-24 साल की उम्र की, ठीक है, और वो मौके पे ही जान भाग हो गई थी, और साथ ही उसके वालिद भी हो गए थे और उसके भाई को गोली लगी थी। नहीं, मुझे तो इस तरीके से इंसिडेंट्स सही कह रही हैं आप, और ये लास्ट ईयर का मुझे तो इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं सेक्टेरियनिज़म के हवाले से वहाँ पर। सो आई होप कि वहाँ पर ये प्यार और मोहब्बत जो है वो बढ़े। प्यार और मोहब्बत ना होने की वजह से ही वहाँ के हालात ऐसे हैं। हाँ, और वहाँ पर जो है ना ये फोकस हो लोगों का कि अमन की बात की जाए, और स्टेट भी जो चाहती है, कोई भी स्टेट ये नहीं चाहती कि वहाँ पर इंतशार जो है वो फैला जाए। चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, पाकिस्तान की हुकूमत है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इसी चीज़ के लिए कोशिश आएँ कि किसी की भी जान ज़ाया ना हो, और अच्छे तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो पठानों के यहाँ तो बड़ा अच्छा कल्चर होता है जिरगे का, तो आप जिरगे में जो है वो बात करें और अच्छे तरीके से उसको हल करें। और ख़ास तौर पर इस हवाले से तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये ईरान और पाकिस्तान का मामला भी जो था, ईरान सऊदीया का मामले में भी अक्सर सेक्टेरियनिज़म की वहाँ पर बात की जाती है। खुदा के वास्ते अपने आप को इन चीज़ों में जो है वो हरगिज़ ना बांटें। हम अफगानिस्तान की बात इतना बरबला करते हैं, लेकिन पारा चिनार में अभी भी ख़वातीन की एजुकेशन को लेकर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन nobody talks about that. Yeah, sadly. पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, नॉट ओनली द पारा चिनार, अंदरून खैबर पख्तूनख्वा, अंदरून सिंध, अंदरून बलोचिस्तान, अंदरून पंजाब, हर जगह पे ये प्रॉब्लम जो है वो पाया जाता है। एंड आई नो दोस्त फैमिलीज़ जो इस्लामाबाद के अंदर रहती हैं लेकिन वो इन इलाकों से मूव करके आई हुई हैं, तो उनके ख्यालात अभी भी वैसे ही हैं, तो इस वजह से उनका इस्लामाबाद में मूव होने से भी जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर वी होप कि ये अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और एजुकेशन के ऊपर जो है ना वो फोकस हो। लेट्स टेक अ ब्रेक जी, पहला सेगमेंट हमारा ख़त्म हुआ जाता है, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे जी सस्टेनेबल एनर्जी के हवाले से। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान को जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया को ही ऑल दो सामने जो है वो आ रहे हैं, जंग की वजह से हैं, पेट्रोल की, गैस का मसला, यस, बिजली का मसला। लेट्स टॉक अबाउट दिस जी, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। विल टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ईरान और अमेरिका जंग की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया का सामना है और पाकिस्तान जैसे ममालिक को मज़ीद सामना है, क्योंकि हमारा इन्हिसार एनर्जी का दरामदात के ऊपर होता है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिजली महंगी हो रही है, बिजली के प्लांट्स बंद पड़े हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग शुरू हो गई है, गैस की भी लोड शेडिंग का मसला जो है वो सामने है, और डीजल पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं डेफिनेटली हर चीज़ का उसके ऊपर असर होता है। तो ये एनर्जी क्राइसिस कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है अगर आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर नहीं होती। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्लाइमेट स्पेशलिस्ट हैं, एनर्जी स्पेशलिस्ट हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बिशारत हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मसला तो बढ़ता ही चला जा रहा है एनर्जी के हवाले से, और एनर्जी क्राइसिस का पूरी दुनिया को सामना है, लेकिन अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशंस को ज़्यादा सामना है, जिनका इन्हिसार दरामदात के ऊपर उनको और ज़्यादा मसला दरपेश है। पाकिस्तान खुद अपना मसला जो है वो हल कैसे कर सकता है अगर दरामदात की हम बात ना करें और अंदर से कोई मसले का जो है वो हल निकालने की कोशिश करें? क्या कोई ऐसे मुमकिनात हैं, चीज़ें मौजूद हैं? देखिए जी, अगर इसको जियो पोलिटिकल नज़रिए से देखें तो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, स्पेशली इस ईरान वॉर के बाद से जब से शुरू हुई है 28 फरवरी से, तो आपको पता है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बंद किया हुआ है, और अब अमेरिका ने भी ब्लॉकेट लगा दिया है। अब ईरान की भी कोई तेल गैस का कुछ भी वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो ये मामला अगर जल्दी हल ना हुए तब तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तेल और गैस की कीमत, क्योंकि आपको पता है कि LNG की भी रोक दी है सप्लाई कतर ने। फोर्स मेजोर का एक क्लॉज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, वो लगा कर कि जंग हो रही है इस वजह से हम नहीं दे सकते, तो पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी उस पर अमल नहीं हो रहा है। जो LNG उसने लेनी थी, पाकिस्तान ने कोई बहुत महंगा कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑल दो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है LNG की पाकिस्तान में, और इम्पोर्टेड कोल की और इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल की। हमारे पास अपने इंडिजिनस ज़राए मौजूद हैं, जो कि मैंने एज डायरेक्टर जनरल अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड इस हुकूमत को और इस प्राइवेट सेक्टर को दिए हुए हैं,
और उनके ऊपर अमल किया जाए। 7,500 मेगावाट्स के हमने इनिशिएट कराए थे। विंड, सोलर, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स, सिंथेटिक फ्यूल्स, ये सारे जो है प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा ग्रिड को बिजली दे रहे हैं। और ये वो ज़राए हैं जिनको आप इंपोर्ट नहीं करते, उनके ऊपर एक पैसा भी आपको खर्च नहीं होता। हवा भी फ्री है, सूरज भी फ्री है, आपका बायोमास भी फ्री है, वेस्ट भी फ्री मिल जाता है। इसी तरीके से जियोथर्मल है, वो भी एक फ्री रिसोर्स है। तो अगर इनको ही बढ़ाया जाए। उनके प्लांट्स लगाने में बहुत ज़्यादा लागत आती है, मसला क्या आता है जिसकी वजह से इनिशिएट नहीं हो पाती ऐसी चीज़ें? देखिए, इस मुल्क में जो गलत पॉलिसीज़ बनाई गई, जिसकी वजह से इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए गए। इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स में जो प्लांट्स लगे हैं वो इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पर लगे हैं, इंपोर्टेड कोल पर लगे हैं और इंपोर्टेड LNG पर लगे हैं। ये एक बिल्कुल गलत पॉलिसी है। इसकी वजह से आपका टैरिफ बहुत महंगा हुआ है, बहुत बड़ा इसमें जो है बढ़ाव आया है। और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, इसमें बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका वगैरह शामिल हैं, उनसे 4 गुना ज़्यादा टैरिफ है आपका। तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो कम्पिटिटिव नहीं रहती। इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव बनाने के लिए फिर तरह तरह से तजर्बे किए जाते हैं। आपकी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया गया, बुरी तरह डीवैल्यू किया गया। जिस दिन नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, उनकी जगह पर शायद खाकान अब्बासी को लाया गया, 2017 की बात है, तो 100 रुपये का था डॉलर जी। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं, एकदम उसको 135 पर ले जाते हैं, गिराते हैं। और उसके बाद आते हैं इमरान खान साहब, वो IMF का एक हाजिर आदमी लाकर उसको स्टेट बैंक का गवर्नर लगा देते हैं, रज़ा बाक़िर साहब, वो उसको 195 तक गिरा देते हैं रुपए को। उसके बाद फिर कोalition गवर्नमेंट आती है, वो उसको और गिरा कर वो तो 330 तक ले जाते हैं जी। अपनी मर्जी से? बिल्कुल अपनी मर्जी से गिराते हैं, क्योंकि आपने जो है, जब आपकी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर सक रही होती है दूसरे मुल्कों से, तो ये काम किया जाता है। दूसरी है कि हमारे जो एलीट है वो उसकी दौलत बाहर रखी हुई है, जितना आप गिराते हैं उनकी दौलत खुद बहुत मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। अगर पहले ये रज़ा बाक़िर साहब जो हैं, जो गवर्नर थे स्टेट बैंक के PTI के ज़माने में, ये इंग्लैंड में बैठकर इन्होंने वहाँ पर जो है उनको जमा किया, जो वहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं, और उनको इन्होंने कहा कि देखो, मैं जो ये रुपए की कीमत गिरा रहा हूँ, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। कहते हैं पहले अगर आप 1000 पाउंड भेजते थे अपने घर वालों को, तो उनको 1 लाख रुपए मिलता था। अब आप 1000 पाउंड भेजेंगे तो उनको 4 लाख रुपए मिलेंगे। देखो मैंने आपको कितना फ़ायदा किया, आप अंदाज़ा करें। ये वीडियो मेरे पास मौजूद है उनकी। तो जब ये सोच हो, इस सोच के तहत IMF ये चाहता है ना कि आपकी करेंसी बिल्कुल गिर जाए। आपकी करेंसी जब गिर जाती है, 330 तक ले गई थी कोalition गवर्नमेंट। उसके बाद फिर SIFC बनी, फ़ौज ने संभाला, और हमारे जो इस वक्त फील्ड मार्शल हैं, इन्होंने जब अपना जो है इसको कंट्रोल किया, उसके बाद से फिर ये गिर कर 330 से 280 पर आया, और उसके आसपास रहता है, 275-280 के आसपास रहता है। और अगर ये फ़ौज ना इसके ऊपर अपना हाथ रखती तो ये 1000 रुपये से ऊपर ले गया होता, जो हमारे जो एलीट है। तो इस तरीके से, क्योंकि इनका पैसा तो बाहर है, इनका तो डॉलर जो है जितना महंगा होगा, इनको तो ज़्यादा उतनी दौलत मिलेगी। तो ये सूरत हाल है। अब ये है कि जो मैंने आपसे ये गिनवाया है विंड, अब विंड का पोटेंशियल पाकिस्तान में 3,25,000 मेगावाट्स का है। अंदाज़ा करें, 3,25,000। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ 8,000 मेगावाट सर्दियों में और सिर्फ 22,000 मेगावाट गर्मियों में। हाँ। और आपने लगाए हुए हैं 46,000 मेगावाट के कैपेसिटी लगाई हुई, जिसकी वजह से आप कैपेसिटी पेमेंट अरबों की करते हैं उनको हर महीने, ठीक है, IPPs को। तो 46,000 लगाई हुई है, 22,000 मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। अब और आपका विंड का जो पोटेंशियल है वो हमने, ये मैं ऐसे हवाई कोई चीज़ नहीं दे रहा, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्रीज NREL के ज़रिए हमने सैटेलाइट मैपिंग कराई है। मैंने खुद करवाई थी एज बोर्ड मेंबर ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड। उस वक्त 3,25,000 मेगावाट का पोटेंशियल, ये 2006 की बात कर रहा हूँ। 2006। तो अब तो कैपेसिटी बड़ी होगी या कम ही होगी? नहीं, इतनी तो है ही है। अच्छा, इसमें से सिर्फ 50,000 तो कराची के पास जो घारो केटी बंदर का कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर उसे कहते हैं, सिर्फ 50,000 आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर फिर हमने जो है विंड मास्ट लगवाए और 1 साल तक डेटा इकट्ठा किया। कोई डेटा नहीं था मुल्क में। और उसके बाद यहाँ पर पावर प्लांट्स लगे हैं, जो विंड फार्म्स जिन्हें हम कहते हैं, 50-50 मेगावाट के विंड फार्म्स वहाँ पे लगवाएं। फौजी फर्टिलाइज़र ने सबसे पहले लगाया था, उसका फाइन से क्लोज हुआ था। अच्छा, इससे आगे सुनिए, ये तो विंड का था 3.25 लाख मेगावाट का। सोलर का है 2.9 मिलियन मेगावाट का पोटेंशियल। 29 लाख मेगावाट का पोटेंशियल सोलर से इस मुल्क में है। आप अंदाज़ा करें, ऐसे ही हम इसको ज़ाय कर रहे हैं। और हम जो है तेल पर जाते हैं, इंपोर्टेड कोयले पर जाते हैं, इंपोर्टेड LNG पर जाते हैं। देखें ये, क्योंकि इसमें समझ तो सबको है। हमारा जो एलीट है
वो ये पावर प्लांट्स उनके हैं, ठीक है ना। ये जो पावर प्लांट्स हैं हमारे एलीट खुद ओन करता है। आपके असेंबली में ना 85% जो लोग बैठे हुए हैं या तो बड़े ज़िम्मेदार हैं या बड़े कारखानेदार हैं। इन्हीं के आगे दोस्त यार रिश्तेदार जो हैं उन्हीं के IPPs हैं, तो फिर उनको फ़ायदा देना होता है। तो आप जो है 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स लगवा देते हैं, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ मैक्सिमम 22,000 मेगावाट की है। 46,000 में भी फिर भी हमारी शॉर्टेज तो फिर भी पूरी हो ही नहीं रही है। अब यही तो पूछने वाली बात है ना। उसके बाद सुने अभी बायोमास जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री का जब गन्ने का फोक आप निकाल लेते हैं चीनी बनाने के लिए, उसका जो फोक रह जाता है उसे बगास कहते हैं। बगास जो है उससे बिजली बनाने के लिए बाकायदा पॉलिसी बनवाई हमने, पॉलिसी अप्रूव करा के सारे जो शुगर मिल्स थे पाकिस्तान के उनको लेकर आए और उनके पावर प्लांट्स लगवाए। अब सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री है उसको वो तो सिर्फ 4 महीने का उनका होता है ना जो सीज़न होता है, 8 महीने वो खाली रहती है। तो उस 8 महीने में आप जो बायोमास जलाकर और आपके मुल्क में ये स्मॉग पैदा होती है उसको आप इधर लें इन शुगर मिल्स में, तो आपको 5,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल सिर्फ बायोमास से मिल जाता है। 5,000 मेगावाट्स। आपको शॉर्टफॉल कितना है? सिर्फ 4,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है आपका। सिर्फ 4,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। 5,000 मेगावाट मैं आपको एक इंडस्ट्री से देता हूँ जो आप नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी, जितना भी वेस्ट है जिससे कि आपके मुल्क में इतनी जो है पोल्यूशन फैलती है, क्लाइमेट चेंज में उसका कितना बड़ा किरदार है कि वो जो डिकम्पोज होता है वेस्ट, उससे मीथेन गैस पैदा होती है जो 90 गुना ज़्यादा जो है हार्मफुल है, ग्रीन हाउस गैस है। उससे क्लाइमेट चेंज होता है, उससे फिर बारिशें ज़्यादा होती हैं, फ्लड्स आते हैं, उससे जो है ना ड्राउट्स पैदा होते हैं, उससे हीट वेव्स आती हैं। उस वेस्ट को वी हैव गॉट द टेक्नोलॉजी, वी हैव गिवन इट टू द गवर्नमेंट एंड टू द प्राइवेट सेक्टर के इसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको आप गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको आप खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो वेस्ट वाटर है, बिजली, खाद और गैस लेने के बाद जो गंदा पानी था वो साफ़ करके आप उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करें, आप फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल करें, तो आपका सारा पानी रिसाइकल होकर वापस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ है आजकल, क्योंकि देखिए ना, एक तो आपने इतना बड़ा प्लान बताया जिसके ऊपर हुकूमत को कोई इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक आम आदमी की मदद थी वो अपनी कर रहा था सोलर के थ्रू। लेकिन अब ये जो सोलर में पॉलिसी चेंज हुई है, ये क्या पॉलिसी चेंज हुई है? ये सही तरीके से समझ नहीं आती, हुआ क्या है अभी? देखिए, पहले नेट मीटरिंग में ये होता था कि 1 यूनिट आप पैदा करेंगे तो सोलर से, तो 1 यूनिट आप रात को ले सकते हैं वापस उसी कीमत पे ग्रिड से, उसी कीमत पे। ये समझने वाली बात, इसको नेट मीटरिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पाबंदी नहीं थी कि अगर आपका लोड सिर्फ 5 किलोवाट का है तो आप 15 किलोवाट का लगा दें तो आप ज़्यादा बिजली दे रहे हैं ग्रिड को, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत है बिजली की, और ये तो फ्री बिजली है, सोलर से बन रही है, तो वो भी जायज़ थी कि 5 की आपका लोड है तो आप 15। इन्होंने अब क्या किया है, इसको नेट बिलिंग कर दिया है। नेट बिलिंग में क्या किया है, नेट मीटरिंग चेंज करके कि एक तो आप जो है जितना लोड है उतना ही आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो आप बेचेंगे ग्रिड को वो आपसे 11 रुपये और टैक्स काट के वो 8 रुपये का पड़ेगा, आप 8-8.5 रुपये का, 11 रुपये समझ लें आप। लेकिन 11 रुपये में आप उसको बेचेंगे, जब खरीदेंगे तो वही 60 रुपये का आप लेंगे। पहले आप जितने का बेच रहे थे उतने का खरीद रहे थे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, इसमें जब लोगों ने बहुत शोर मचाया, चीखें मारी, तो फिर ये कर दिया कि अच्छा जिनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं अब वो वैसे ही चलते रहेंगे, और जो नए आएंगे जिनके पास पैसे नहीं थे या अब वो लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप बिजली आप दे भी नहीं रहे हैं, उनको लोड शेडिंग कर रहे हैं, उनको आप इस चक्कर में ले आएंगे। लेकिन सर उस पर भी लोगों का ये कहना था क्योंकि ग्रिड स्टेशन तो पहले भी वापडा का ही यूज़ हो रहा था, चाहे जिनकी भी नेट मीटरिंग थी, राइट। सो अल्टीमेटली करना तो ये था ही, क्योंकि ग्रिड स्टेशन भी आप जो है या तो बैटरीज आप यूज़ करते हैं या फिर ग्रिड स्टेशन यूज़ करते हैं, तो ग्रिड स्टेशन तो फिर भी आप वापडा का ही यूज़ कर रहे थे, तो अल्टीमेटली वो एक चेंज आना ही था। बट हाँ, ये बात उसमें गलत आई है कि आप जितने पैसों पे उसको बेचेंगे उतने पे आप खरीद नहीं सकते। या नहीं, ग्रिड स्टेशन का नहीं होता, बात यह है कि मुल्क को ज़रूरत है ना एक सस्ती बिजली की, जितनी आप सोलर से दे रहे हैं ग्रिड को, उसका सोर्स जो है वो फ्री है। अब आप ग्रिड से जो दूसरी बिजली ले रहे हैं वो या तो तेल पर बन रही है, उसका 1 यूनिट जो है 4 से 10 गुना महंगा है। और उसमें वज़ीर आज़म साहब ने जो मंतक पेश की है वो ये है कि आम आदमी जो सोलर यूज़ नहीं कर रहा उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है उसका, कि जो यूनिट यूज़ कर रहा है सोलर वाला भी। बात ये होती है ना कि IPPs जो है मैंने आपको बताया किसके हैं, ठीक है ना, उनको पैसे देने हैं। अगर आप सोलर लगाते चले जाएंगे तो फिर तो लोग सारे सोलर पर चले जाएंगे और मुल्क को भी बिजली जो है वो सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी।
जो है सोलर तो आज का सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। आईपीपी से जितना हमें मिलना चाहिए, ठीक है, उसी से ही हमारी पूरे मुल्क की बिजली पूरी हो सकती है, लेकिन हम वही उनसे पूरी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? फिर भी हमें शॉर्टफॉल आखिर होता क्यों है? क्योंकि आईपीपीस को तो हमें पैसे देने ही पड़ते हैं, चाहे हम उनसे बिजली ले ना लें। सो अगर हमें जो एटलीस्ट हमारी कमी है, हम उसके मुताबिक तो उनसे पूरी कर लें अपनी चीज़। वो बात वही है ना कि अब तेल नहीं आ रहा, LNG बिल्कुल बंद कर दी है कतर ने देना, ऑल्दो कि इन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट किसी और से किया है, किसी और सोर्स से, लेकिन वो बहुत महंगा है। अगर आप उस रेट पर बिजली बनवाएंगे उन IPP से तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, वो तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा, और गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे नहीं सकती, IMF सब्सिडी देने नहीं देगा। तो एक्चुअल जो सवाल आपका है उसका जवाब ये है कि जिसने इजाज़त दी कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाओ और 22,000 के मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट 46,000 के लगाओ, उसकी अकाउंटेबिलिटी करो। उसमें कौन है? उसमें प्लानिंग कमीशन का एनर्जी विंग है, उसमें नेपरा है, नेपरा जनरेशन लाइसेंस इशू करता है। नेपरा का काम है कि फोरकास्टिंग देखे कि अगले 5 साल में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 10 साल में 15-20। उसमें NTDC है, उसमें PPI भी है। सारे जो गवर्नमेंट के CPPAG है, सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देख कर देखें ना। अब मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैंने दफ्तर से घर जाना है, घर से दफ्तर आना है, या मुझे और कोई काम है घर का, और मैं उसकी जगह जो है 10 गाड़ियाँ ख़रीद लूँ, ठीक है, वो भी कर्ज़े पर ख़रीदूँ, और जिस आदमी से या लीज़ पर लूँ, और उससे मैं इस तरह का मुआहदा करूँ कि मैं तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल करूँगा या नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पैसे दूँगा इसको चलाने के, और रिक्वायरमेंट सिर्फ मेरी एक गाड़ी की थी। आप मुझे बताएं कि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और आप ये कहते हैं कि 22,000 जो है, तो हमने उनके साथ 46,000 का मुआहदा क्यों किया हुआ, और फिर ऐसा क्यों मुआहदा किया हुआ? इतने महंगे मुआहदे जो है महंगे, और फिर ये कि उसमें ये क्यों रखा हुआ है तो ये अगर बिजली बनाएंगे नहीं तो फिर भी आप पैसे देंगे। ये क्लॉज तो आप निकाल सकते थे ना, 1-1.5 साल से, तो और डॉलर्स में उनको पेमेंट होती है। डिस्कस कर रहे हैं ये, और मजीद कितना अर्सा IPPs के साथ? ये 30-30 साल के मुआहदे होते हैं, और जब ये ख़त्म होने लगते हैं तो फिर क्योंकि वो दोस्त हैं लोगों के, तो वो उसको और बढ़वा लेते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। ऐसा ही है। अच्छा सर, मेरे सवाल यहाँ ये है कि हमने इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल को क्यों चुना? ये तो मेरा सवाल है। हाँ, यही तो मेरा सवाल है ना। वजह ये है कि कि ये सवाल हर आवाम आदमी को होने लगा है ना, क्योंकि यही बात है कि हमारे पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा। अब मैं आपको बताऊं ना कि हमने अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के अंडर था, पहले प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर था। उससे इनको ये बताया कि हम आपको अल्टरनेटिव टू एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं थ्रू इंडिजिनस मीन्स। इसमें मैंने आपको बताया विंड, सोलर, बायोमास, वेस्ट एनर्जी। हम आपको गैस दे सकते हैं, आपको LNG मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे वेस्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है, बायोमास को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू गैस। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू एनारोबिक डाइजेशन, एक प्रोसेस होता है जो टेक्नोलॉजी मैं बाहर से लाया था, इनको दी है। उससे आप गैस गैस की कमी तो आपकी इसी से दूर हो जाती है। हम गैस भी दे सकते हैं, बिजली भी दे सकते हैं इंडिजिनस रिसोर्सेज से। उसके अलावा पेट्रोल और डीजल भी आपको दे सकते हैं। बायोडीजल की हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की पाकिस्तान में, डेवलप करके उसको PSO को दिया। अब PSO ने उसको आगे बढ़ाना था, लेकिन नहीं बढ़ाया। वजह आपको अब समझ आ जानी चाहिए। बायोडीजल दे सकते हैं तो आपको डीजल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। पेट्रोल हमने E20 यानी 20% एथेनॉल का पेट्रोल इंट्रोड्यूस करवाया इस्लामाबाद में 3 पेट्रोल पंप्स। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल क्या होता है? ये शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। जब आप बिजली बना लेते हैं, उससे वो गन्ने का जूस निकाल लेते हैं, तो उसमें से जो बाय प्रोडक्ट है जो बचता है वो एथेनॉल कहते हैं, जो वेस्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। नहीं, वेस्ट थोड़ी होता है, वो महंगी चीज़ है। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक पाई वेस्ट नहीं करता जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो बहुत सस्ता है। वो आप पेट्रोल के साथ 20% सारी दुनिया में आपको अलाउ करते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में। ये 20% एथेनॉल तो आप बगैर किसी मॉडिफिकेशन इन योर इंजन आप पेट्रोल के साथ मिला सकते हैं और बेच सकते हैं। तो 20% इससे आपका पेट्रोल बिल कम हो गया जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ब्राज़ील जैसे मुल्कों में 90% एथेनॉल बेस्ड जो है गाड़ियाँ चलती हैं। आपको सिर्फ इंजन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, तो आप 90% एथेनॉल बेस्ड कर सकते हैं। एथेनॉल शुगर इंडस्ट्री से जो मिलता है वो तो है ही है, इसके अलावा आप कॉर्न से दूसरी चीज़ों आप उगा सकते हैं, बिल्कुल, और उससे पैदा कर सकते हैं एथेनॉल। तो आपको ना पेट्रोल इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, ना डीजल इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, ना बिजली जो है वो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से बनानी होगी, ना गैस जो है इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। अगर आप जो है हमारे जो है
मशवरों पर जो हम अमल मैं वही करें। बता और रहा हूं हमने कि जो आप प्रोग्राम शुरू करके इम्प्लीमेंट करके इनको दिया है, ये हवाई बातें नहीं है, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके दिया है। 7,500 मेगावाट्स इनिशिएट कराए हैं इन ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ज़राए से। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल की जो हुकूमत चल रही है और जो मामला तय कर रहे हैं, उनसे आपने ये शेयर नहीं किया? देखें जी, हर एक को पता है। बात यह है कि या तो इनको पता ना हो ना, इतने वो जैसे पंजाबी में कहते हैं न्याणे हों, इनको तो मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता है, लेकिन यहाँ पर जो फैसले होते हैं उसकी वजह कुछ और होती है जो मैंने आपको बताई है। मैं हर चीज़ नहीं कह सकता यहाँ पर, लेकिन आप समझदार हैं, आप वेल वी होप कि डॉक्टर साहब इसका जो है ना वो जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो बड़ी खुशाइन जो है वो चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशार साहब आपका स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाने के लिए। ख़वातीनो हज़रात, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, एक वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस सेगमेंट में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुकी हैं। आज की जो है ना वो इंतहाई अहम मौजू हैं, वो साथ साथ जुड़े हुए हैं। एक तो है उसमें ड्रग्स के हवाले से पाकिस्तान में भी हम देखते हैं तो ड्रग्स का इस्तेमाल किसी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिस पे ANF काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है और अपनी अपनी जगह पे वो एक्टिविटीज़ जारी हैं। और हम देखते हैं कि लेकिन इसकी जिस तरीके से वक्त बदल रहा है ना, वैसे ही नई नई इसमें ऐसी चीज़ें आती जा रही हैं जिसके ऊपर शायद हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, जो ANF है, उनको भी इतनी नॉलेज ना हो जितनी इंटरनेशनल और एडवांसमेंट की चीज़ें जो है वो ड्रग्स में आ चुकी हैं। सो इसके हवाले से कि नौजवान मंशियात से कैसे बच सकते हैं और ये नौजवान नस्ल को मंशियात जैसे ख़तरे से जो है ना वो कैसे बचाना है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा इसका अहम पहलू जो है हमारा इस सेगमेंट का वो रहेगा आंखों की बिनाई के हवाले से, यानी कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में हो रही है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस करवा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर इसके ऊपर काम कर रहा है। हमारे नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनको पहले भी पता होगा कि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट के हवाले से विद श्रीलंका, जो पाकिस्तान की एक शराकतदारी चल रही है। आज भी हमारे साथ वही गेस्ट मौजूद हैं, ऑनररी कॉन्सल जनरल हैं श्रीलंका के, और इसके अलावा हेड कर रहे हैं ड्रग एडवाइजरी को हमारे साथ मौजूद हैं जी यासीन जोया साहब, थ्रू वीडियो लिंक के हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन जोया साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ड्रग्स के हवाले से। इस वक्त ऑनगोइंग क्या प्रैक्टिसेस हैं और क्या आप लोग कर रहे हैं ड्रग्स रेगुलेटरी के साथ, खुद जो है वो ड्रग्स के ऊपर अवेयरनेस से रिलेटेड? क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं देखता हूँ ना तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और फिर उससे आगे बढ़कर लोगों की एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बनते हुए ड्रग्स जो है ना वो एक नॉर्मली नज़र आते हैं। और हर किसी को जो एक ख़तरे की बात है वो ये है कि आप लाहौर के अंदर हों, कराची के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर हों, जिस शख्स को जो भी ड्रग चाहिए हो वो उसको अवेलेबल हो जाती है 2 से 3 घंटे के दरमियान में। जी सर, फरमाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और आज बड़ा इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक लिया है, और बीइंग ऑनरी कॉन्सल जनरल और पैटर्न चीफ ड्रग ट्रेनिंग हब, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जैसे ANF है, CNF, ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन ये सप्लाई रिडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम लोग जो है वो डिमांड रिडक्शन पे काम कर रहे हैं। डिमांड रिडक्शन में कि हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को अवेयरनेस दे रहे हैं, हम डिफरेंट NGOs और सिविल सोसाइटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये ड्रग्स की एडिक्शन जो है वो कितना खतरनाक और एक बड़ा एलमी है इस नेशन का। आपको पता है कि पाकिस्तान में हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में यूथ जो है वो तकरीबन 68% है, जो कि हमारा एसेट है। बट अगर हमने इसको चैनलाइज नहीं किया और अगर हमने इसको प्रॉपर इसकी जो है वो प्रॉपर लुकआउट ना किया तो ये अनगाइडेड मजाइल भी हो सकते हैं। क्योंकि जब जॉब क्रिएशन कम हो, जब आपकी जो है वो आपकी दीगर एक्टिविटीज जो है वो लेस हो और आपके पास ज्यादा वरनर हो कि आप ड्रग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए और बीइंग ए पेरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो हमने जो इस वक्त जो सबसे बड़ा काम वो ये है कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के अंदर जो है वो ड्रग फ्री कैंपस की कैंपेन मैंने लॉन्च की है।
और रिसेंटली मैं भी गवर्नर पंजाब से मिला और हमने तमाम पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ एंगेजमेंट किया और मैंने ऑनरेबल गवर्नर साहब को रिकमेंड किया है कि हमें हर यूनिवर्सिटी में जो है वो 2 साइकोलॉजिस्ट चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। उसकी रीजन ये है जब कोई स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज हो रहा हो, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो स्टडी में कम हो रही हो, वो कम क्लासें अटेंड कर रहा हो, तो जो टीचर है, जो लेक्चरर है, जो प्रोफेसर है, उसके नॉलेज में होता है कि ये बच्चा जो है ये प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा, तो उसको फौरन रेफर करे वो जो है वो साइकोलॉजिस्ट से, सो दैट वो उसके ऊपर उसको देखा जाए कि उसकी रीजंस क्या है, क्यों नहीं वो कंसंट्रेट कर रही या कर रहा, और उसके ऊपर कोई स्टडी का बर्डन तो नहीं है, फैमिली बर्डन तो नहीं है, कोई और रीजन तो नहीं है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसके लिए इजी हो जाता है उनके लिए कि वो उस फ्रस्ट्रेशन में और नेगेटिविज्म में वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। दूसरे जो हमारी बेटियां बेटे जो हॉस्टल पे पढ़ रही हैं, जो दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में आते हैं, उनके लिए बड़ी इजी एक्सेस होती है, क्योंकि वो हॉस्टल में लड़के रहते होते हैं, तो उसमें आपको पता है कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका कुछ स्टडी की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं होता और उनके पेरेंट्स की तरफ से फाइनेंशियल उनके पास सपोर्ट भी ज्यादा होती है, तो वो इस तरीके से पार्टी करते हुए और नशे की तरफ जो आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ रहा है। अच्छा सर, एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ में आप अवेयरनेस के लिए इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं, तो क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को कंट्रोल करने से ही हमें लगता है कि हम इसकी एरेडिकेशन की तरफ चले जाएंगे? दूसरा ये बताइएगा कि रेशियो जो है वो बच्चियों का ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा इन हैं, सो बच्चियों का ज़्यादा है या फिर बच्चों का ज़्यादा है, मतलब मेल फीमेल का बताइएगा। इस वक्त तो इस दोनों मिक्स है, बच्चियों और बच्चों का जो है वो बराबर की तादाद में ही मेरा ख्याल है ये एडिक्शन में जा रहे हैं। और जो आपका पहला क्वेश्चन है कि अदर देन यूनिवर्सिटी क्या है, तो वो हम जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी 2 वीक्स पहले मिला हूँ और हम एक ड्रामेटाइज्ड प्रोग्राम कर रहे हैं हमरा के साथ, जिसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी और जो ड्रामा सोसाइटी है उनको इंगेज कर रहे हैं और उनको मैं 1 पेजर दे रहा हूँ कि वो जो ड्रग्स एडिक्शन है उसके सोशल और मॉरल और सोसाइटी के जो फैक्ट हैं उसके ऊपर वो ड्रामेटाइज करें, ताकि हम अपने पेरेंट्स को बता सकें कि जब बच्चा जो है या बेटी या बेटा जो है वो ज्यादा कमरे में सेपरेट रहना शुरू हो गया है, उसने पैसे की डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर दी है, उस ज्यादा से ज्यादा फैमिली की एंगेजमेंट को जो है वो डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए कि इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो बेटी है या बेटा, क्योंकि इस वक्त बेटी और बेटे का कंसर्न ही इक्वल जो है वो दोनों हमारे लिए जो पार्टनर हैं और दोनों जो है वो उसके लिए कैरियर हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जोया साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आप लोग अवेयरनेस के हवाले से जो काम कर रहे हैं एक्चुअली उसमें हैं क्या? क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त ANF मसरूफ़ है बॉर्डर कंट्रोलिंग के ऊपर, और वहाँ पर मेरी खुद भी जो गुफ्तगू होती है यही होती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास भी, और वो भी ज़्यादातर चेक एंड बैलेंस वहाँ पर कर रहे हैं पोर्ट्स के ऊपर। अंदर की सूरत हाल पुलिस के हवाले से ज़्यादातर है, लेकिन सर ऐसा कोई प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप किए जाएँ, कोई एक्टिविटीज़ डेवलप की जाए जो नौजवानों को ना इसकी तरफ लेकर आए कि आपको अल्टरनेट क्या दिया जाएगा, आप अपनी आपको हाई इंटेंसिटी में डिफरेंट गेम्स के अंदर जो है वो इंडल्ज करें, या ऐसी एक्टिविटीज़ इंटरटेनमेंट के ऐसे मौके जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इंडिविजुअली तौर पर इंगेजमेंट ऐसी बढ़ाई जाए बच्चों की, थ्रू थिएटर, थ्रू म्यूज़िक, थ्रू कलर्स, डिफरेंट जो है वो इन्वायरमेंट को जो है वो उसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, जो मेरे आसपास भी लोग अगर किसी भी ड्रग्स का कोई भी अगर इस्तेमाल कर रहा है, उससे जब देखें तो या तो उसको एंटरटेनमेंट की लैकनेस होती है, या कोई परेशानी की वजह से कर रहा होता है, या लैक ऑफ कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत वेला टाइम होता है, तो इस तरफ जो है वो रुख इख्तियार जो है वो कर लेता है। तो सर व्हाट आई बिलीव कि हमें एक्टिविटीज़ चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। यस, अभी आप बिल्कुल, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। अभी हमारी जो CM है पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जबरदस्त, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है, जो बहुत बड़ा वो प्रोग्राम लेके आ रही हैं, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट सिटी है पूरी लाहौर में होंगे। ये वो चीज थी जो मिसिंग पार्ट था, ताकि ये जो हमारे बच्चे हैं, इनको स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे बेटियां और बेटे हैं, इनको इंटरटेनमेंट मिले। हमारी जो स्पोर्ट्स की तरफ इनका रुझान, आपको पता है पहले हर गली मोहल्ले में क्रिकेट और स्पोर्ट्स हो रही होती थी, उसकी भी कमी बहुत ज्यादा है। और वो जो सारा हमारा जो हमारे जो स्टेडियम्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे भी कब्जा ग्रुप ने अपने कब्जे किए हुए हैं और वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं हो रही। तो आपने राइटली मेंशन किया है कि यही 2 चीजें यहाँ पे इनको एंटरटेन किया जाए ताकि ये अपने आप को रिलैक्स करें।
और अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनको यूटिलाइज करें। दूसरा ये है कि एक्सेसिबिलिटी, जो हमारी ड्रग्स की एक्सेसिबिलिटी है वो बड़ी कॉमन है, तो अब ये कोरियर के जरिए भी अवेलेबल है। आपकी यूनिवर्सिटी के बाद जो ड्राइवर्स हैं, जो माली हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये बहुत बड़ी जो है वो सप्लाई चेन है। और इसके ऊपर हम एएनएफ ब्रिगेडियर सिकंदर और जो दूसरे हमारे सीएनएफ के ब्रिगेडियर मजहर हैं, जबरदस्त हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। कोई ऐसा महीना नहीं होता कि कोई ना कोई मेरी एक्टिविटी उनके साथ ना हो। हम चर्चेस के अंदर जा रहे हैं, हम डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम करते हैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी वॉइस को रेज करें। अभी रिसेंटली मैंने यूनिसेफ के साथ एक प्रोग्राम किया, उनके जो हेड है उनके साथ मीटिंग की है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ये कैरियर है ड्रग्स के, जो स्कूल गोइंग नहीं है, ये जो वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, इनको जो ड्रग माफिया वो यूटिलाइज करते हैं सप्लाई चेन के तौर पे, और ये जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरे। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो है वो एक इशू है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्मॉल कैपेसिटी में जो हम मैक्सिमम अपनी बेटी और बेटों को इससे डिस्टेंस करा सकें, और गवर्नमेंट बॉडीज के साथ हम लाइजन करें, अपनी कैपेसिटी में हम उनको फैसिलिटेट करें, ताकि ये एक ऐसा नासूर है, अगर ये किसी घर में चला जाए तो पूरी फैमिली का जो है वो जो जोया साहब डिसिप्लिन है उसको कर देते हैं। जोया साहब, मैं ना बहुत अरसे तक कराची में मैंने विज़िट नहीं किया, और अभी कुछ अरसे पहले मेरा जो है वो पिछले कुछ सालों में कराची में विज़िट शुरू हुआ। मेरे लिए ये जान के बड़ी हैरानकुन बात थी, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द हशीश और वीड और डांसिंग पिल्स, या हम लोग कोक की बात नहीं कर रहे, XYZ। हम लोग इसमें जो है ना वो शामिल करते हैं, हम लोग इसमें शामिल करते हैं सर, ये भी गुटखा वगैरह, आपने बिल्कुल इसकी सही निशानदेही की है। लेकिन इसमें सर ये अगर हम लोग शराब नोशी की बात करें और लिकर शॉप्स की बात करें, मैं हैरान होता हूँ। कराची में आप जाएं और कराची में गलियाँ ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर इजीली ये अवेलेबल है, और कोई भी जाके वहाँ से जो है वो ख़रीद सकता है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई किसी से झूठ बोलने की बात नहीं है। DHA के अंदर जो है वो आपको ये चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, और होम डिलीवरी भी है, उसके अलावा आप जाके ख़ुद भी ख़रीद सकते हैं। तो ये सर सूरत हाल फिर ऐसी अगर हो तो कैसे इसके ऊपर रोकेंगे आप नौजवानों को? देखिए, एक्चुअली ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो एएनएफ का काम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हर सूबे की गवर्नमेंट है, ये तो उसका काम है कि वो इसकी प्रोटेक्ट करे और इस चीज की जो सप्लाई इसको रोके। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, तो अब तो ये फार्मास्यूटिकल के अंदर भी ऐसी आ गई है मेडिसिन जो आपके मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, उसको जो है के अंदर मिक्स करके पिए तो वो एक जो है वो नशे की एक जबरदस्त किस्म का वो जो है महलूल तैयार हो जाता है, और आप एज गुड एज बाकी नशा वो आप इस्तेमाल करें, जो बिल्कुल कॉमन है। फिर ये जो वेप है और ये आपके जो दूसरे बाकी मामला इतने कॉमन हो गए हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि हम इसको शीशा जो जितने भी जो आपके कैफे थे उसको हमने हाई कोर्ट से जो है वो बैन कराया, लेकिन किसी ना किसी सूरत पे ये दोबारा ओपन हो जाते हैं। आपको पता है कि इसके पीछे माफिया इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे पावर वाले जो दूसरे कॉरिडोर है वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगे कि हम किस तरह हम तो एक स्मॉल कैपेसिटी में हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि एक बेटा जब पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स कितने एक्साइटेड होते हैं कि बड़ा होके ये बुढ़ापे में हमारा साथ देगा, या बेटी पैदा होती है तो ये हमारा फ्यूचर होगा। और जब वो पीक पे यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, जब वो ग्रेजुएट होने लगते हैं और अपना कैरियर शुरू करने से पहले प्रोडिक्शन में चले जाते हैं, तो वो तो टोटल बर्डन बन जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बन जाते हैं। और आपको पता है इसमें जो बड़ी फैमिलीज के लोग हैं और जो फैमिलीज है उनके बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे उनको इग्नोरेंस होती है, पैसे की एक्सेसिबिलिटी होती है, पार्टी का कल्चर होता है, वो पेरेंट्स को देख रहे होते हैं क्योंकि उनकी कंसल्टेशन नहीं होता उस तरह बच्चों को। दूसरा ये जो मोबाइल ने जो हमारा जो है इसने टेलीफोन ने इतना खतरनाक कल्चर दे दिया है कि अब तो पता ही नहीं है कि बेटी कहाँ पे है, बेटा कहाँ पे और कहाँ पे वो बैठा हुआ है या बैठी। जोया साहब, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितना रोल प्ले कर रही है? क्योंकि आजकल हम देखें तो ड्रामों में, मूवीज़ में इस पार्टी कल्चर को, इन शराब नोशी और इस तरह की चीज़ों को, बेशक आप उस पर एक लाइन लगा देते हैं कि तंबाकू नोशी हराम है, बट आप उसमें दिखा रहे हैं कि ये बहुत एक अच्छी फैंटेसी है, बहुत अच्छी एक लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग लाइफ है। सो फिर आप उसको एक टिकट लगाने से क्या लगता है कि रोक सकेंगे? जब आप उसको दिखा बहुत जो है वो जोशो खरोश से खूबसूरत तरीके से हैं और आप एक स्टिकर उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कितना रोल है हमारी? क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे भी क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर्स को हम देखते हैं, बेशक उनके PR पैकेजेस हो, बेशक वो लिविंग स्टाइल जो वो गुजार रहे होते हैं वो फेक हो, लेकिन फिर भी उसको देखा देखी बच्चे जो हैं वो चक्काचौंध में चुनिया जाते हैं। सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी वही रोल प्ले कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर?
अब देखिए ये तो सबसे बड़ी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो पेमरा की है, क्योंकि पेमरा ने ये चीजें कंट्रोल करनी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन सा कंटेंट ऐसा है जो हमारे जो है वो नशोनुमा कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए जो है वो कोई इंस्पायरिंग जो है वो चीजें लेके आ रहा है या उनको उस तरफ लेके जा रहा है। लाइक आपने बिल्कुल कहा कि इसको इस तरह ड्रामेटाइज किया जाता है और इस तरीके से इसको स्टेटस सिंबल के तौर पे दिखाया जाता है हमारे मीडिया पे। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि हमारे जो प्लेज आ रहे हैं उसके अंदर इसको जो पार्टी का एक जो कॉन्सेप्ट है, उधर वाइन भी पड़ी हुई है, स्मोक भी हो रही है, तमाम वो जो है वो ड्रग्स यूज हो रही होती है, ठीक है, उसके ऊपर नीचे लिखा होता है कि ड्रग्स जो है वो इसकी प्रोहिबिटेड है, लेकिन आप उसको इस तरीके से फैंटेसी दिखा रहे होते हैं कि जो हमारा यूथ है वो तो इंस्पायर हो रहा होता है। और ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर हमें रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है और इसके ऊपर हमें कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर हमने जो आप देखें पेमरा के जब कोई चैनल लाइसेंस लेता है तो उसके अंदर जब के अंदर जो बाई लॉज है, क्लॉज ये भी है कि आपने 3 to 5 मिनट्स का डेली पब्लिक सर्विस मैसेज देना है। ये वो मैसेज है जिसमें आप जो है वो एजुकेट कर सकते हैं अपने यूथ को, अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को कि किस चीज की तरफ जाना है और किस चीज की तरफ नहीं जाना। जोया साहब, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द सेकंड टॉपिक, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, और इसके ऊपर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। सर, इस वक्त आपकी कोशिशों से माशाल्लाह से बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे डोनर्स हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको जो है दोबारा से बिनाई की जो है वो ताकत अल्लाह की तरफ से मिली है। तो सर बताइएगा ज़रा इस मिशन के हवाले से कि इस पर मज़ीद क्या पेशरफ्त सामने आई है। देखिए, इसलिए मैं तो अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ और मैं यही समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मंसब पे एज ए कौंसल जनरल श्रीलंका बनाई इसलिए था कि मैंने पाकिस्तानियों की जो है वो आई साइट रिस्टोर करनी थी। और मेरा ये बिलीव है कि दुनिया के लोग जो है वो जमीन के ऊपर प्लाजे बना रहे हैं और मैं जमीन के अंदर बिल्डिंगें बना रहा हूँ, क्योंकि ये वो एक चीज है। और मैं उन लोगों को पिक कर रहा हूँ जिनकी बनाई पिछले 10 साल 15 साल से जिनकी आई साइट रिस्टोर नहीं है और वो देखने के काबिल नहीं है, और ये बिल्कुल गरीब लोग हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री हैं, उनको हम पिक करते हैं। श्रीलंका से मैं आई मंगाता हूँ और उनको फ्री हम इम्प्लांट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर जो फ्रेंड्स और हमारे रिसोर्सेज है। और अभी तक मोर देन 2000 आई कॉर्निया मैंने पिछले 5-6 साल में श्रीलंका से मंगाई है और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पाकिस्तान को। अच्छा जोया साहब, कंट्री लगाए ये जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट का सिलसिला है ये आप सिर्फ श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान में कर रहे हैं या पाकिस्तान से भी डोनर्स आपके पास हैं और वो भी जो है वो आपको अतिया करते हैं आंखें? पाकिस्तान में अभी ये कॉन्सेप्ट जो है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजन। अभी 3-6 महीने पहले मैंने आई डोनेशन फैसिलिटेशन सेंटर एक अपने ऑफिस में यहाँ पे किया है, जिसपे मैंने अब अमेरिकन आई बैंक एसोसिएशन की भी मेंबरशिप पाकिस्तान की ली है और यूरोपियन आई बैंक की मेंबरशिप ली है। सो अब अगले 1-2 महीने में सिर्फ श्रीलंका से पाकिस्तान में आंखें नहीं आएंगी बल्कि यूरोप और अमेरिका से आएंगी। लेकिन जो पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट है इट विल टेक टाइम। ये ग्रेजुअली हम होटा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एक जो है वो एक वेबसाइट क्रिएट की है जिसमें डोनर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और कोई भी अपनी फैमिली मेंबर को दे सकता है, अपने जानने वाले को दे सकता है। और हम ये सारी इम्प्लांटेशन वहां कराते हैं जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसफर अथॉरिटी की एनओसी वाले हॉस्पिटल है, जो पहले एनओसी लेते हैं ताकि इसका एक लीगल प्रोसेस हो, एक प्रॉपर तरीके से अगर कहीं से हमें आई जाता है डोनेशन तो वो डिजर्विंग लोगों को लगे ताकि पाकिस्तानियों की आई साइट स्टोर हो। और मेरा ये टैगलाइन है कि पाकिस्तानीज़ आर सीइंग दिस वर्ल्ड थ्रू श्रीलंका। दैट्स नाइस। अच्छा सर, अगर सपोज समवन इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है, सो पाकिस्तान से देने में अपनी आइज़ जो है वो डोनेट करना चाह रहा हो, लेकिन क्या ये लीगल प्रोसीजर की वजह से नहीं दे पाते हैं या फिर डेफिनेटली यहाँ से आंखें श्रीलंका भिजवाना वो ट्रांसपोर्टेशन और चूँकि इसको रखना भी ऐसे हालात में पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस जो है वो नहीं दे सकता या फिर नहीं पाकिस्तानी विलिंग नहीं है देने के लिए? सपोज समवन इज इंटरेस्टेड। पाकिस्तानी दे सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अब्दुल सत्तार ईदी से बड़ा तो आईकॉन कोई नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें जो है वो डोनेट की जब उनकी डेथ हुई थी और वो उधर ही कराची में इम्प्लांट हुई। अगर वो दे सकते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी दे सकता। अभी तो पाकिस्तान में मेरे पास 4,500 की डिमांड है जो लोग क्यू में लगे हुए हैं जो आईकॉनिया का वेट कर रहे हैं। अब मेरे पास तो 30, 40, 25, 20, 25, 15 के करीब महीने 1.5 महीने में आती है। तो वो फिर हम देखते हैं कि जो बहुत डिजर्विंग पेशेंट है हम उनको लगाते हैं। पहले शुरू में जब पहले साल मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो 4 हॉस्पिटल थे मेरे पास। आज मेरे पास 16 हॉस्पिटल हैं जिसमें सीएमएच भी दोनों लाहौर और पिंडी जो है वो भी ऑन बोर्ड मिल सकता है। और हम सीएमएच को भी बल्कि अभी फर्स्ट वीक ऑफ मई में 5 आईकॉनियां हमारे सीएमएच पिंडी के लिए आ रही हैं जो हमारे फौजी भाई जिनकी आईडीज पट्टियों से आंखें जाया होती हैं उनको लगेंगी और उनकी आंख लगने के बाद दोबारा बॉर्डर पे जाएंगे और पाकिस्तान की हिफाजत और डिफेंस में अपना रोल प्ले करेंगे।
ठीक, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा सर, ये बताइए कि अब तक जो है वो कितना वैसे आपने देखा है, क्योंकि जब लोगों को बसारत वापस मिलती है देखने की, जो वो है वो एक ऐसी नेमत है कि अगर जो उससे महरूम हो सकता है वही सिर्फ इसका बता सकता है कि महरूमियत के बाद उसको दोबारा मिलने की जो खुशी होती है। तो आपके पास ऐसी कितनी स्टोरीज़ हैं जो कि अब तक कामयाबी से वापस इस दुनिया में बिनाई के साथ आए हैं? मेरे पास ये 2000 में से 1000 स्टोरी है जो ऐसे लोग थे कि आप उनमें उनकी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि अभी 6 महीने पहले हमने दुनियापुर, बहावलपुर के करीब एक शहर है, वहाँ के एक 65 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग थे दुनियापुर के, उनकी भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में मैंने इम्प्लांट कराया। तो उन्होंने मैसेज किया सैराकी में हॉस्पिटल को रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट का शुक्रिया किया, श्रीलंका बिजनेस फ्रेंड्स एसोसिएशन जो हमें फैसिलिटेट करती है उसका शुक्रिया अदा किया, मेरा किया। एंड में वो बुजुर्ग है, उन्होंने कहा कि 10 साल से मेरी दोनों आंखें जो है बनाई जा चुकी थी, एक ग्रांति लगने से और दूसरी शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से, और मैं 10 साल से मस्जिद की पहली साफ में बैठ के जुमा का खुतबा सुनता था, और आज मैंने 10 साल के बाद जो कारी साहब मौलवी साहब, उनका चेहरा जो है वो देखा। तो आप देखें कितनी बड़ी ये फीलिंग है। ये एक लेडी मेरे पास बलूचिस्तान से आई थी, उनकी शादी के 2 साल बाद उसकी दोनों आईज जो है वो एक 20% रह गई और एक बिल्कुल फारग होगी। उसको ससुराल वालों ने मैसेज भेज दिया कि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, बजाय कि हमारी खिदमत करते, ये तो हमारे लिए इसको वॉशरूम लेके जाना, इसको खाना खिलाना, इसको उठाना उठाना हमारे लिए प्रॉब्लम, वापस चली गई। उसको हमने एक आईज मैंने कुछ 2 साल पहले लगाई, उसका मुझे मैसेज इरम उसका नाम आया कि अब मैं ससुराल वापस चली गई, एक आंख लगने से मेरी 40-50% बनाई है, तो मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजार सकती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा जोया साहब थी, वो वहाँ से अफगानिस्तान से थी, उसने अपने आप को शो नहीं किया। जब वो उसने क्वेटा में अपने आप को रजिस्टर किया, उसने अपने आप को पाकिस्तानी शो किया, और वो 16 साल की बच्ची थी, लाहौर हमने मुगल आई हॉस्पिटल में उसको इम्प्लांट किया। जब वो वापस गई है कंधार में, तो उसके फादर ने पीछे अफगानिस्तान का झंडा लगा के अपनी लैंग्वेज में हमारा शुक्रिया अदा किया कि मेरी बच्ची, आप छोटी सी बच्ची 16 साल की, इस काबिल हो गई है। अच्छा जोया साहब, सियालकोट की लेडीज थी, उनकी बेटी की शादी थी, उसकी बनाई नहीं थी, उसको लगाई, तो उसने बहुत बड़ी दुआएं हमें दी। जोया साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी ये काम है, इसके साथ साथ आप इसको अवेयरनेस के तहत जो है वो किधर किधर फैला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और पाकिस्तान में भी इस रुझान को फैलाना। मेरा अपना तल्लक मीडिया से है। मैं पाकिस्तान का पहला चैनल था NTM, उसका पहला जनरल मैनेजर था, और फिर मैं बड़ी कॉलम का हेड रहा हूँ, मैं TV1 कर रहा हूँ, सन TV कर रहा हूँ, बिजनेस क्लास कर रहा हूँ, विकेट का मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। तो मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो मैंने बड़ा जबरदस्त किस्म की इसकी कैंपेन हमने की है, अवेयरनेस कैंपेन हम बताते हैं इसकी जो है कि कहाँ से हमारे हॉस्पिटल अवेलेबल है, उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, और किस तरह पेशेंट ने आके हमें पोस्ट चेक करवाना होता है, किस तरीके से उसका डायग्नोज होता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स है वो चाहिए होती है, जब सर्जन जो है वो कंफर्म करे कि इनका कॉर्निया का मसला है, तो किस तरीके से उन्होंने हमारी वेबसाइट पे आके अपने आप को रजिस्टर करना होता है। फिर हमारी टीम है वो देखती है कि ये डिजर्विंग है, फाइनेंशियल मॉडलिंग का कैसा है, और अगर इसकी दोनों आंखें हैं तो हम एक आंख लगा दें। इस तरीके से हमने एक मेरिट बनाए होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जो मेरे बेटियां बेटे बहन भाई हैं उनकी हम आईसाइट रिस्टोर करें, ताकि कुछ कंट्रीब्यूशन जो है ह्यूमैनिटी का हमारी तरफ से अपने पाकिस्तानी और मुसलमान बहन भाइयों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो है सब सिर्फ एक और चीज़ बताइएगा कि सपोज किसी की बचपन से पैदाइशी जो है वो आंखें नहीं है, उनकी बनाई नहीं है बिल्कुल, या फिर बाद में कुछ लोगों का ऑप्टिक फाइबर की वजह से भी हो जाता है। सो किन किन केसेस में वैसे आंखें जो हैं वो आप लोग डोनेट करके देते हैं, और या उनका ऑपरेशन हो सकता है? जो तो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ये कॉर्निया नहीं होती। ये कॉर्निया उनके लिए है जो जिनको अल्लाह ने बनाई दी होती है, एक्सीडेंटल कोई देखे कोई ये वेल्डिंग का काम करता है तो उसकी आंख जाया हो गई है, कोई स्पोर्ट्स में क्रिकेट का बॉल लगा है, बच्चों में लड़ाई हुई है, कोई फाइट हुई है, आईडीज पड़ती है जैसे आपकी आर्मी की, उसकी वजह से आंखों में वो गया और उसने उसको डिसॉल्व किया। तो ये बेसिकली कॉर्निया उन पेशेंट के लिए होती है जिनकी बनाई थी और उसके बाद उनकी किसी वजह से ये आईसाइट चली गई है, उनको कॉर्निया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ा पेनफुल होता है उस शख्स के लिए जो पहले दुनिया देख रहा था और फिर उसकी बनाई चली गई, और जब फिर उसकी बनाई हम रिस्टोर कराते हैं तो उसके ऊपर कितना अल्लाह का वो शुक्र अदा करता है और उसकी क्या कैफियत होती है जब उसकी जो बनाई है और उसकी आंखों में नूर आता है और दुनिया देखना शुरू कर देता है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और इंसान के पास बिनाई हो तो ही वो कुदरत के नज़ारे देख सकता है और उसका शुक्रगुजार भी तभी वो होता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं जब कोई प्रेजेंटेशन करता हूँ किसी हॉल में या किसी होटल में, तो मैं 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ करता हूँ। जब मैं लाइट ऑफ करता हूँ तो वो वहाँ पे ना वो अजीब पैनिक क्रिएट होता है कि लाइट को क्या हुआ है, क्या मसला है सारे। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि आप ये 5 मिनट को नहीं बर्दाश्त नहीं कर सके, उसका सोचे जैसे कि सारी जिंदगी जो है वो अंधेरों में है, उसकी फीलिंग क्या है, जो हर चीज ही है उसके लिए। तो ना बुलाद है, ना माल है, ना गाड़ी है, ना होता है, ना कोई वेदर है, उसको तो नहीं पता सुबह है या शाम है। तो आप उसकी फीलिंग देखें जिसके लिए नहीं है। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, उसकी अंधेरों में मैं रोशनी लेके आ रहा हूँ, उसकी आंखों का नूर जो है वो वापस अल्लाह के फजल से लेके आ रहा हूँ, ताकि वो इस दुनिया को देखे और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। बहुत खूब यासीन जोया साहब, अल्लाह आपके मिशन में आपको सलामत रखे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे ड्रग्स के हवाले से, चाहे कॉर्निया ट्रांसप्लांट के हवाले से, चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ख़वातीनो हज़रात, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप किसी भी मस्बत रवैये के तौर पर और मस्बत तरीके से इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, तो आगे बढ़ें और कंट्रीब्यूशन जो है वो उसका पेश करें। और हमारी भी थ्रू अपने प्लेटफॉर्म यही कोशिश होती है कि हम अवेयरनेस जो है, चाहे हेल्थ के इश्यूज़ पर हों, चाहे ड्रग्स के मामले पे हो, चाहे पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाएं। लेट्स टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे कि हेल्दी डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्या क्या मशवरे दे सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आप रोज़मर्रा अपने खाने में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी हेल्थ के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूवर्स। बात करते हैं आपके जो है वो हेल्थ के हवाले से और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो है वो क्या होनी चाहिए। और आज उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है पानी का इस्तेमाल। गर्मी आते साथ ही प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है, क्योंकि दरअसल आपकी बॉडी जो है उसको पानी की ज़रूरत होती है और पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसलिए आप पानी की तरफ जाते हैं। उसमें मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो होता है। लेकिन ये वाटर इनटेक आपकी बॉडी के लिए, चाहे आपने फ़ैट लॉस करना है, चाहे आपने वेट गेन करना है, आपको कोई भी जो है वो आप अपनी बॉडी से जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं, उसके लिए वाटर इनटेक कितना इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग वर्कआउट, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए, उससे आपकी स्किन की बेहतर कैसे होती है, आई साइट आपकी कैसे बेहतर होती है, आप कैसे ग्लो करते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि जिस्म का हिस्सा 60 से 70% तक पानी पर ही मुश्तमिल होता है, तो हाइड्रेशन हमने नहीं होने देनी। और इसी के ऊपर हमें ज्वाइन कर रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट, वी हैव विद अस डॉक्टर नौशीन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी का इनटेक कितना ज़रूरी है, सिर्फ गर्मियों में नहीं सर्दियों में भी, लेकिन आजकल तो आपको बताइए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपका बॉडी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि बुनियादी जो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका पानी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता दूं, पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। लोग समझते हैं पानी जो हमसे पानी नहीं पिया जाता, जनरल प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं हमें गैग होता है, यानी हम पानी अगर आधे से ज़्यादा ग्लास पी लें तो हमें उल्टी की कैफियत होती है। तो मैं उन्हें क्या, तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ मीठा ऐड कर लेते हैं या उसमें हम कोई मशरूब बना के नमक सेब डाल देते हैं। सो मैं उनसे कहती हूँ देखिए पानी का नेमुल बदल तो कोई नहीं है, आप उसको जिस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि एटलीस्ट 6 से 8 ग्लास बिल्कुल सादा पानी आपके जिस्म में चला जाए, ठीक है। पानी आपका जैसे ही आपकी डिहाइड्रेशन होती है आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो जो हमारा प्राइस पोसेशन है, हमारी स्किन, वो हमें सबसे ज़्यादा एवरीबडी वांट्स टू लुक नाइस। कोई चीज़ आपको हो ना, आपको होता है स्किन आपकी ठीक है, ठीक है, आपकी स्किन डल होना शुरू होती है, आपकी रिंकल फॉर्मेशन होती है, अर्ली एजिंग इन द स्किन होना शुरू हो जाती है। बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियन नाउ मुझे ये भी नज़र आता है कि हम पानी को बिल्कुल अंडरमाइन कर जाते हैं, हम पानी को लेते नहीं। पानी को लेने का तरीका क्या है? अनटिल और अनलेस आप अगर कोई रीनल पेशेंट नहीं है, आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से 10 से 12 ग्लास पानी का अपना टारगेट करें। सुबह से लेके शाम
4 या 5 बजे तक मैक्सिमम। अगर आपने 12 ग्लास या 10 ग्लास में, तो 6 ग्लास या 7 ग्लास आप दिन में पी लें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रात को बार बार यूरिनेशन ना हो, आपकी नींद डिस्टर्ब ना। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका जो है आपकी हीलिंग प्रोसेस अगेन जो हम जिसके लिए पूरी एफर्ट करें वो फेल होना शुरू हो जाएगी। सो पानी सिंपल है, ग्रीन टी इज़ नॉट पानी, कॉफ़ी इज़ नॉट पानी, पानी इज़ पानी। और ये जितने मशरूबात हम पीते हैं ये पानी में नहीं आप काउंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। तो ठीक है, बेनिफिट तो वाटर की जो इनटेक का है वो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका फायदा है। या ऑफ कोर्स इफ यू आर टेकिंग ग्रीन टी तो आप अपनी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट से छुटकारा हासिल करें, आपकी बॉडी से सारे गैर ज़रूरी चीज़ें वॉश आउट हो रही हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, ग्रीन टी भी आपने एक लिमिट में लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन टी लेंगे तो आपको डायूरेसिस यानी कि बार बार यूरिन पास आउट करेंगे, पेशाब होगा, तो उससे आपकी बॉडी के जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वॉश आउट होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये समझा जाता है कि गर्मियों में आपका चूंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो आपकी नमकियात बॉडी की कम हो जाती हैं, तो आप ORS लें या आप उसकी जगह पे नींबू पानी का इस्तेमाल करें, शिकंजी का इस्तेमाल करें। और वो हम ये समझते हैं कि टेस्ट भी आपको एग्जैक्टली वो नमकियात मिल रही होती है बॉडी में, तो आप फील कर रहे होते हैं उसको। तो हमें ये लगता है कि वो भी पानी का इंटेक डिहाइड्रेशन की कमी जो है उसकी पूरी करता है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। भी तो एक और मैं चैनल पे ये डिस्कशन करती, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट निमकोल्स, यू आर टॉकिंग अबाउट ORS और ये सारी चीज़ें, आपने याद रखना कि वो एक पूरा सॉलिड बैग है। उसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स और चीज़ें डाल दिए गए। आप किस कैफियत में लेते हैं? जब आप डायरिया या डिहाइड्रेशन की कैफियत में जा रहे हैं। अगर मैं और आप इस तरह के इन्वायरमेंट में बैठ रहे हैं और हम कोई और फिजिकल इंटरवेंशन में नहीं शामिल हैं, हम कोई लाइफस्टाइल, हम वो ORS लेके ना अपनी बॉडी में ओवरलोड करेंगे। उसमें नमकियात, सोडियम, क्लोराइड, यू नेम देम, ये सारे उसके अंदर है। तो वो आपके हार्ट मसल्स, आपकी बॉडी मसल्स, इन सारों पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप वॉक पे गए और आपको दे नींबू पानी बना के जरूर पिए, आप ORS का एक ग्लास जरूर ले सकते हैं। आप एक्सरसाइज यस। लेकिन अगर आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि सादे पानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट नहीं आप ले सकते। यस, तो आप कहते हैं कि मैं तो वो नहीं करना। ठीक। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि अगर कुछ लोग ना ये भी कहते हैं कि रात में आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो उसकी वजह से आपको उसके साइड इफेक्ट्स, यूरिनेशन तो इज समथिंग एल्स, बट उसके भी साइड इफेक्ट्स है। इज दैट ट्रू? देखो, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो किडनीज आपकी वॉश आउट कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 6 लिटर पानी दिन करते हैं। 6 लिटर इज अ लॉट ऑफ 6 फॉर द 24 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। आपकी किडनीज एट रेस्ट जा ही नहीं रही, वो कॉन्स्टेंटली चल रही है। वो हाँ, लेकिन देखो 10-12 ग्लास फिर तुम अगर फिजिकली अपने आप को तो वो स्वेट आउट भी कर रही हो ना, तो वो आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती हैं कॉन्स्टेंटली, तो वो आपकी किडनीज पे बजाय इसके कि अच्छा इम्पैक्ट हो, वो आपको नुकसान भी दे सकता है। अच्छा, ये जब हम वज़न कम करने की बात करते हैं तो उसमें कुछ लोगों का ये भी होता है कि हाँ, पानी से वज़न ज़्यादा होता है या फिर पानी से वज़न, सो हाउ इज़ दैट इंटरकनेक्टेड टू वेट लॉस? Now let me tell you, बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मेरा बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। When we talk about water weight, when my patient comes to me, हमने जर्नी शुरू की, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस आता है, 3 से अगर 4 किलो 2 हफ्ते में कम हो गया, तो पेशेंट पूछता है कि तो वाटर वेट कम हुआ है। तो मैं उससे पूछती हूँ क्यों पानी पीना बंद कर दिया था? तो कहते नहीं, पानी तो डॉक्टर साहब हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैं कहा दिन व्हाट इज द, फिर तो पानी ज़्यादा आ रहा है तो वाटर वेट तो बढ़ जाना चाहिए। सो इट्स नॉट अबाउट वाटर वेट, इट्स अबाउट हाउ यू, आप अपनी किस तरीके से बॉडी को यूटिलाइज करें, कैसे उसको स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। पानी 90-70% बॉडी जो है वो आपकी पानी से बनी हुई है। तो वाटर वेट इज़ नॉट द, मेरे लिए वाटर वेट कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे लिए ये कि जब आपने शुरू किया तो वो जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी वो पास आउट होना शुरू हुई बॉडी से, तो वो आपको हेल्प आउट करनी है। पानी आपने ज़रूर कंटिन्यू अपना रखना है। आप सुबह में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आई टेल माई पेशेंट्स, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू टेक एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर रूम टेम्परेचर पे। सो जो आपके गट में यानी कि जो आपके मैदे में ओवरनाइट टॉक्सिन्स बने हुए होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पूरा वॉश आउट होकर आपका सिस्टम साफ हो जाता है। एंड देन व्हेन यू गेट रिड ऑफ देम, फिर तो आपके ओवरनाइट टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से वॉश आउट हो गए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कितना एक राइट है कि फैट लॉस अगर आपने करना है तो उसके लिए भी आपने जो है ना वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक पाया जाता है कि आपने वैसे तो पानी पीना ही है, ठीक है, हर किसी को पीना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग द फैट लॉस जर्नी आपको पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? भूख नहीं लगेगी? नहीं, 2 चीज़ें। देखो, जब आप फैट लॉस जर्नी में चल रहे होते हैं तो लिपोलिसिस यानी कि आपका फैट ब्रेक डाउन होता है, उसको आपकी बॉडी से वॉश आउट आपने करना है। तो आप पानी लोगे तो वो आपकी किडनी उसको वॉश आउट करती जाएगी, एक चीज़ होगी। सेकेंडली,
आपने देखा है रमजान में हमें लगता है हमें भूख लग रही है, नहीं, इट्स डिहाइड्रेशन, हमें प्यास लग रही होती है। तो जब हम जैसी इफ्तार होते हैं वी टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, पेट भर जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी जर्नी में जा रहे हैं जहाँ आपको अपना वेट और फैट लॉस करना है, तो अगर आप पानी पियेंगे तो वो जो फीलिंग ऑफ हंगर है वो उसको कर्ब करती है, यानी कि उसको दबा देती है। जब उसको दबाएगी तो आपको होगा कि यार मुझे भूख नहीं लग रही। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप, फैट लॉस, वेट लॉस इज प्लेइंग विद योर माइंड। इट्स ऑलवेज प्लेइंग विद योर माइंड। आपने किस चीज़ क्या किस तरह देनी है, आपने देखना है कि क्या है। आपकी बॉडी आपको 90% कहेगी आपको भूख लग रही है, वो 90% भूख नहीं होगी, वो मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड होगी जो आपने अपनी क्रेविंग्स होंगी ना। यस, एब्सोल्युटली, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये नाइट क्रेविंग्स, ये स्वीट टूथ, इसकी वजह से आपके ज़्यादा जो है फैट लॉस प्रॉब्लम होती है, डाइट आपकी डिस्टर्ब होती है, रादर कि आप जो डेली एक मील लेते हैं और वो कभी कभी हमें फील होता है कि हमने आज ज़्यादा चावल खा लिए या ज़्यादा आज रोटी खा ली, उसकी निस्बत ज़्यादा नुकसानदेह ये वाली चीज़ें हैं जो आप लेट नाइट क्रेविंग्स जो आपकी होती हैं उनकी वजह से जो आपकी प्रॉब्लम्स जनरेट When you talk about cravings, everything has a reason. Cravings can be due to insulin insensitivity. ठीक है, मीठा खाना आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि कंट्रोल ही नहीं होता। अगर आप उनके फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स चेक कराएं तो दे आर स्काई रॉकेटिंग। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो अल्लाह ताला ने बनाया और वो हमारी बेसिकली ब्लड शुगर उसमें रेगुलेट करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर क्रेविंग्स हद दर्जा एबनॉर्मल है, प्लीज डू गेट योर ब्लड इंसुलिन लेवल्स चेक, नॉट शुगर लेवल्स में इंसुलिन लेवल्स की। एक प्रोफेशनल हेल्प यहाँ पे आ जाती है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी समटाइम्स द क्रेविंग्स आर नॉट कि बस शौक है, समटाइम्स बॉडी इज मेकिंग यू ईट, इज आस्किंग यू टू ईट, और वो इंसुलिन आपको कॉन्स्टेंटली तंग कर रही होती है, यार मीठा दो, मीठा दो, मीठा दो, मीठा चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई ऐसा डिसऑर्डर पाया जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर टाइप कोई चीज़ की होती हैं लोगों को ऐसी? शुगर की या एक्सेसिव ईटिंग? ऑफ कोर्स। अच्छा देखो, फूड इज समथिंग, आई वर्क ऑन गट ब्रेन एक्सेस, ठीक है, गट ब्रेन एक्सेस आपकी बॉडी का रिएक्शन है। समटाइम्स क्या होता है कि लोग जैसी कोई स्ट्रेस वाली खबर मिलती है, दे लुक फॉर रिलीफ इन फूड, दे आस्क फॉर फूड, वो कहते हैं खाना मंगा लो या कुछ कर लो, या मीठे में वो दे लुक फॉर स्केप। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। आपका गट जो है वो उन खाने की, आपके ब्रेन जो है वो उन खाने की चीज़ों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि यार इससे मैं रिलीफ थोड़ी देर के लिए, मैं 45 मिनट 1 घंटे के लिए इस रियलिटी से दूर चला जाऊँगा और मैं खाऊँगा। तो ऑब्सेसिव ईटिंग डिसऑर्डर होता है। लोगों को अपना, आपसे हम बात ही कर रहे हैं, आपने बड़े नाम सुना होगा आजकल वेट लॉस इंजेक्शंस का, GLP-1 एनालॉग्स। आई विल नॉट टेक द नेम्स बिकॉज वो ब्रांड नेम्स हो जाएंगे। GLP-1 अल्लाह ताला ने एक हमारे अंदर हार्मोन बनाया है। हम खाना खाते हैं, GLP-1 रिलीज होता है, वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है और हम खाना खाना रोक देते हैं। इतना हमें आदत हो जाती है कि वो नेचुरल GLP-1 का सिग्नल ही नहीं सुनते। तो अब ये जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं, these are GLP-1 analogs. They act like GLP-1s. And they help you control your hungers. So अल्लाह ताला ने तो एक सिस्टम बनाया, पर इंसान की भी क्या ही बात है ना, we won't listen to everyone चीज़ें। तो GLP-1 का भी यही काम है, आपकी भूख को रोकना। इसीलिए ये ऑब्सेसिव ईटिंग डिसऑर्डर्स में हम पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि उनको फीलिंग ही नहीं आती कि उनका पेट भर गया। एंड दे कीप ऑन ईटिंग एंड ईटिंग, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पोर्शंस बड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि और वो मैदा जो है वो अल्लाह ने, मुट्ठी बनाओ, तुम दोनों मुट्ठी बनाओ, ये तुम लोगों का मैदा है, तो हम इतना ही खाएं। यस, और यही मैदा इधर आया हुआ होता है। सही बात है। यस, तो आप तो मतलब हम इससे ज्यादा नहीं खा सकते। हम इससे ज्यादा खाते हैं तो ये बलून की तरह है, ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है, और जैसे डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। लेकिन देखो, जब ये बढ़ जाएगा, एक बलून ये और एक बलून ये, जब ये भर गया तो ये सिग्नल चला गया ब्रेन को, ठीक है, आपका पेट, तो हर दफा वो उतना भरेगा तो आपको जो है, जब वो बढ़ता चला जाएगा तो उसमें और खाना तो इसका रिवर्स क्या है? Then what you do, we put you on a lifestyle intervention पूरा, जिसमें हम आपकी डाइट कंट्रोल, here comes my role, you know, being a professional, ठीक है, I make diet plans, I counsel patients, it's a constant counseling required, खाना इतने मजे से नहीं छूटता, सही बात है, ठीक है, काउंसलिंग चाहिए, फिजिकल आपको ट्रेनर्स चाहिए, आपको उनको बताना है क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है, मेंटल हेल्थ, ट्रेनिंग की तरफ चले भी जाते हैं, फिर भी ये चीजें कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हम खा रहे हैं तो बर्नआउट भी तो कर लेंगे, बिल्कुल, लेकिन वो उसमें ये फैक्टर हम
भूल जाते हैं कि वो जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसका भी उतना हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक हम डाइट की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देंगे। 80% इज योर डाइट। या वैसे अब मुझे ख्याल आ रहा है आपकी बात सुन के कि वाकई में मैं इतना सा खाना खा के ना एक अंदर से आवाज आती है बस, लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ इतने से कैसे हो सकता है। यू आर वेरी राइट। हाँ, क्योंकि आवाज हमने वो आती है। सिग्नल सुनना छोड़ दिया, तभी तो वेट लॉस इंजेक्शन ने काम करना शुरू कर दिया कि वो दे मेक यू लिसन टू द सिग्नल कि यार पेट भर गया है, बस करो, खाना नहीं है आगे। और जब से ये आउटडोर रेस्टोरेंट्स एंड बुफे सिस्टम और ये सब कुछ हो गया, ये तो बेशुमार जो है ना वो आपकी एंड डील्स चीजों में, या एग्जैक्टली हाँ, डील्स में तो वैसे ही। अच्छा मुझे ये बताए, खाने के बाद पानी पीना, एक तो ये कि बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल से रोकना पड़ता है कि खाने के बाद पानी नहीं। मैं तो वैसे इसलिए भी फॉलो करती हूँ इस्लामी उसके मुताबिक आपने खाने के बाद पानी नहीं पीना है, लेकिन फिर भी इसका हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है? सो देखो हमारे माशाल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सेइंग्स हैं कि पानी जो है आप खाने से कम से कम 45 मिनट पहले पियो, ठीक है। उसकी भी एक वजह थी। होता क्या है, जब आप पानी इन बिटवीन मील लेते हैं या फ़ौरन खाने के बाद लेते हैं तो जो आपके खाना को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं उनकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। जो खाना उन्होंने आधे घंटे में डाइजेस्ट करना है वही खाना वो घंटे में डाइजेस्ट होता है। तो उसकी देखो एक रीज़न थी, उस वक्त तो साइंस डिफरेंट थी, बताया तो गया था, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं या तो 45 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आप पानी ले लें, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर खाने के कम से कम 45 मिनट बाद आप पानी लें, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहेंगे। सेकेंडली, खाना जब आपके मैदे में जाता है तो वो एक नरम सी रुई की तरह होता है। आप किसी भी रुई में पानी डालेंगे तो यू विल सी वो रुई कितनी फूल जाती है। तो वो जो लोग जो कहते हैं ना मेरा मैदा फूल जाता है खाने, दिस इज वन ऑफ द रीजंस मे बी वो उस चीज़ को फोकस ही नहीं कर रहे। तो सुबह नाश्ते में हम अक्सर ये करते हैं, मैं सुबह सवेरे उठ के ना बीटरूट का जूस बनाती हूँ, उसमें लेमन डालती हूँ, राइट। वो पीने के साथ ही डायरेक्ट 2-3 मिनट बाद में नाश्ता शुरू करके साथ चाय और टोस्ट और जो भी मैंने बनाया होता है। सो उस टाइम पे फिर हमारा नाश्ते में चाय पीना और वो जूस पीना भी गलत है। गलत है, मैं तुम्हें बताऊँ क्यों। लेट मी टेल यू, अब बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन, आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट, ठीक है। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट बीटरूट जूस, द फोकस इज ऑन द आयरन एंड द हीमोग्लोबिन लेवल्स। साथ में हम कैल्शियम ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते, ठीक है। आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करें, आपकी दोनों चीजें वेस्ट अब ये देखिए ना, ये एक आम आदमी को नहीं पता ना। नहीं, एग्जैक्टली, मैं कर रही हूँ रोज कर रही हूँ, और वो किसका कोई फायदा नहीं है। या तो तुम फिर अपनी चाय को ले जाओ, एटलीस्ट 3 घंटे का फर्क होना चाहिए आयरन एंड कैल्शियम इनटेक, और फिर आते साथ यहाँ पर भी एक कप जो है वो चाय लेती है। एग्जैक्टली। And one thing more, beetroot is a good thing. हाँ, beetroot has a very high glycemic index. Sugar spike ज़्यादा होती है उसकी। तो मैं कहती हूँ कि आप उसको करें तो हफ्ते में 3 दिन लें और उसमें अदरक ऐड कर लें, और उसमें आप लेमन ऐड कर लें, तो वो जो उसकी एंटायर ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वो ज़्यादा एनहांस हो जाती है। वरना मैं कहती हूँ कोशिश करें कि बीटरूट को उबाल के उस पर मसाला डाल के वो फाइबर ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको देगा। लेकिन पेशेंट्स हैं जिनको जूस देना पड़ता है। ये ब्लोटिंग का मसला जो है ये कैसे ख़त्म होता है? क्योंकि कई लोगों की फैट लॉस जर्नी भी चल रही होती है, वो जिम भी जा रहे होते हैं, डाइट का भी ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन अक्सर सुबह उठने के बाद ऐसा फील होता है, या आप जब जो है ना वो खाना खा लें और फिर उसके कुछ देर बाद भी आपको ऐसा ब्लोटेड सा जो है ना वो फील हो रहा होता है, और बॉडी आपकी हल्की हल्की जो है वो आपको स्वेल सी जो है ना फील होती है। अच्छा देखो, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपकी डाइट में इंटेक क्या है, एक है ब्लोटिंग, एक है पफीनेस। ब्लोटिंग आपका मैदा कर रहा है, हो सकता है कि आपने बहुत प्रोलॉन्ग गैप्स देते हो अपने खाने के दरमियान में, और फिर जब आप इर्रेगुलर मैनर, एग्जैक्टली, दैट इज वन ऑफ द, सबसे पहले आपने देखना है 2 चीज़ें हैं। आप प्रोलॉन्ग गैप्स तो नहीं दे रहे अपने खाने के दरमियान में, अगर आप दे रहे हैं तो आप छोटे मोटे हैं। सेकेंडली, आपको मैंने जो बताया, पानी तो नहीं घटाघट खाने के दरमियान में आप ले लेते जिसकी वजह से पेट फूल सकता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो कि आपकी सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है। जब आपकी बॉडी, आप सैलेड में भी नमक डाल के खा रहे हैं, सालन में भी आपके नमक कम है, नमक में क्या है, सोडियम और क्लोराइड है। सोडियम पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वो पानी जब रिटेंशन होगी तो आपको फीलिंग ऑफ पफीनेस, वो सारी चीज़ें सामने नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो वही वाली बात है कि एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, हमें पता नहीं होता कि हम उसको किस तरीके से लेके चलें। रात को खाने के बाद वॉक करना, सपोज क्योंकि हमारे वैसे भी इस्लाम के मुताबिक भी, मैं ये चीज़ें वैसे बहुत फॉलो करती हूँ, लोग मुझे कहते भी है तो वैसी लगती नहीं हो, बट मेरा ये है कि मैं डायरेक्ट नहीं बैठती हूँ, मुझे कम से कम भी 20 मिनट वॉक करनी है, रूम में ही हो लेकिन करनी, राइट। सो वेट लॉस के लिए अगर सपोज मैंने करना है कि मुझे वजन कम करना है, बजाय इसके ये तो मैं उसको हजम करने के लिए कर रही हूँ, सपोज मुझे वेट लॉस करना है, तो उसके लिए भी क्या रात के खाने के बाद मैं घंटा भर वॉक करूँ, सो वॉक से इज इनफ और नहीं? मिनिमम सा वेट लॉस टारगेट है, कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, कैलोरी डेफिसिट के बाद वॉक एनी टाइम ऑफ द डे,
रात के वक्त अमेजिंग है, क्योंकि रात के वक्त ही हम ये करते हैं, खाना खा के वी सिट ऑन द काउच, वॉच टीवी एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट। सो व्हेन इफ यू आर इंडल्ज इन फिजिकल वॉक और सारी चीज़ें, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? व्हाई नॉट? सो उससे हो सकती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक। वेल, बहुत शुक्रिया नौशीन अब्बास साहिबा, बहुत सारे सवाल थे और कन्वर्सेशन का बहुत मजा आ रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम चूंकि कम है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा हमें टाइम दें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ख़वातीन और हज़रात, आज है 28 अप्रैल। लेट्स सी हिस्ट्री में क्या था 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल 1936 को एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिनका आज जन्मदिन है, जो तारीख का हिस्सा नहीं बने बल्कि आपके, मेरे और मेरे बाद भी नस्ल की यादों में जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कंपेयर, अदाकार, दानिश्वर, सियासतदान, कौम के दिलों में एक ख़ास मकाम बनाने वाले जनाब तारिक अज़ीज़ साहब की। तारिक अज़ीज़ साहब जलंधर शहर जो भारत का है, वहाँ पर 1936 28 अप्रैल को पैदा हुए। आज उनका जन्मदिन है। तारिक अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर टीवी मेज़बान, शायर और सियासतदान थे, जिन्होंने अपनी मुनफरद शख्सियत और अंदाज से आवाम के दिलों में एक ख़ास मकाम बनाया। देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम। ये जुमला आपने और मैंने अपने बचपन में या अपनी जो है वो नौजवानी में कहीं ना कहीं लाजमी सुना होगा। और उनका प्रोग्राम नीलाम घर पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता था और हर घर में रोज़ रात को पूरी फैमिली बैठ के देखती थी। स्टिल रिमेंबर, मेरे वालिद साहब कभी टीवी देखते ही नहीं है, लेकिन वो भी हमारे साथ बैठ के देखते होते थे। Exactly. तो ये वो मोमेंट्स थे जो हमने एंजॉय किए और अभी तक जहन नशीन है हमें। उनकी खिदमत और यादगार शख्सियत पाकिस्तान की मीडिया तारीख का एक रोशन बाब हैं, जो हमेशा याद रखी जाएंगी। और अल्लाह दुआ है कि उनकी जो है मग़फ़िरत फरमाए और उनको जो है वो जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही कमाल की और उम्दा शख्सियत वो थी। आज के प्रोग्राम से ख़वातीन और हज़रात हमें दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।